तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ज़रूर आपने जब इस टॉपिक को अपने सिलेबस में देखा होगा तो आप चौंक गए होंगे कि ये कौन-सा टॉपिक आ गया। ये तो आज तक हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया ही नहीं। न तो हमने ये स्कूल में पढ़ा, न हमने ये कॉलेज में पढ़ा। आखिर ये चीज़ क्या है? ये है किस चिड़िया का नाम? तो चिंता मत कीजिए, आज की ये क्लास खत्म होते-होते इस चिड़िया मतलब ये वाली चिड़िया आपके पिंजरे में ज़रूर होगी, है ना? तो देखो बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक होता क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि इसमें आता क्या है? देखिए इसमें आता है सेंटेंस को बदलना। किसी भी सेंटेंस के भई स्ट्रक्चर को बदलना बिना उसके अर्थ में परिवर्तन किए हुए। जैसे कि सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक वाक्य में बदलना, है ना? यानी जो अफ़र्मेटिव सेंटेंस है उसको नेगेटिव में बदलना, वाक्य में परिवर्तन किए बिना या फिर इसका उल्टा, यानी नकारात्मक वाक्य को सकारात्मक वाक्य में बदलना, लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। है ना? असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलना, यानी साधारण सेंटेंस को पर्सनवाचक सेंटेंस में बदलना या फिर पर्सनवाचक सेंटेंस को साधारण सेंटेंस में बदलना। लेकिन अभी भी अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। बात वही होगी, लेकिन कहने का तरीका अलग हो जाएगा, है ना? एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बदलना है, असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में बदलना। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो वाले सेंटेंस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इमोशन को दर्शाते हैं। जैसे आप बोलते हो वाओ, व्हाट अ कार, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, है ना? इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी आता है, जो ये वाला होता है ना? तो ऐसे सेंटेंस को नॉर्मल सेंटेंस में बदलना और नॉर्मल सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना, लेकिन अभी भी अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, है ना? फिर डिग्री चेंज, यानी पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलना, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में बदलना, ये सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदलना, ये कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में बदलना। कुछ भी मान लो, डिग्री आप इसमें चेंज करना, लेकिन अर्थ में परिवर्तन किए बिना। यानी सेंटेंस जो मतलब पहले दे रहा था, अभी भी वही देगा। फिर बात करेंगे सबसे मुश्किल ट्रांसफॉर्मेशन की, जो है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या है? देखो, ये सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स पढ़ने से पहले जो भी मैंने आज तक ग्रामर की पहले वीडियो डाली है, वो आपको सारी देखनी होगी। तभी ये सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आपके समझ में आएगा। वैसे तो ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर का प्रकार होता है, जो वीडियो में आपको आगे मैं एकदम डिटेल में समझा दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला ट्रांसफॉर्मेशन यानी अफ़र्मेटिव को नेगेटिव में बदलना। लेकिन उससे पहले थोड़ी-सी ये बात और कर लेते हैं कि इनकी ज़रूरत क्या आन पड़ी? भई जब मैं बात को अफ़र्मेटिव में बोल रहा हूँ, तो मैं उसको नेगेटिव में क्यों बदलूँ? तो देखिए इसका कारण ये है कि अपने बात के शब्दों का हेर-फेर करना, ताकि सामने को या तो वो बात बुरी ना कर लगे या आपकी बात और अच्छे से प्रकट हो चुके। जैसे कि मान लो आप सेंटेंस को सीधा लिख सकते हो, लेकिन कभी भी आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन आती है, वो ड्रामेटिक इफ़ेक्ट देने के लिए थोड़ी बदली हुई आती है ना? थोड़ा-सा उसमें चेंज आता है। तो यही कारण है ट्रांसफॉर्मेशन का कि सिंपल सेंटेंस को वो पर्सनवाचक सेंटेंस बना के देता है। कारण ताकि रीडर का इंटरेस्ट जाग सके। तो आप अपनी बात में और वज़न डालने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ ले सकते हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ देखिए। भई ये अफ़र्मेटिव से नेगेटिव होता क्या है? इनके थोड़े उदाहरण देख लीजिए आप। कि ही इज़ ऑलवेज़ पंक्चुअल, वह हमेशा समय पे आता है। वह हमेशा समय पे आता है। अब इसका नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। ही इज़ नेवर लेट, वह कभी लेट नहीं होता। है ना? जिस बात को घुमा के बोलने का तरीका ही ट्रांसफॉर्मेशन है ना? शी लाइक्स एवरीवन, वह सभी को पसंद करती है ना? तो शी डज़ नॉट डिसलाइक एवरीवन, एनीवन सॉरी, तो वो किसी को भी नापसंद नहीं करती, है ना? तो यही तरीका है कि भई बस अपनी बात को घुमा के बोलना है और कैसे बोलना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। एक बात और, ये अपनी ग्रामर की आखिरी क्लास होने वाली है। मैंने आपको पूरी ग्रामर कंप्लीट करा दी है। अब बात रही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, वो मैंने नहीं करवाया है अब तक। तो देखो, वैसे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने पढ़ा रखा है। आप सर्च कर लेना किड क्लासेस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपको पर्सन भी मिल जाएँगे और टॉपिक भी मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर से भी पढ़ाऊँगा, है ना? लेकिन आगे पढ़ाऊँगा। इससे पहले अपन करेंगे टीचिंग मेथड। मैं आपको टीचिंग मेथड डिटेल में पढ़ाऊँगा। एक ही क्लास में आपके सारे टीचिंग मेथड क्लियर हो जाएँगे। आगे चलते हैं। आई सॉ समवन इन द गार्डन, मैंने किसी को गार्डन में देखा। तो आई डिड नॉट सी नो वन इन द गार्डन, है ना? आई डिड नॉट सी नो वन इन द गार्डन। तो मैंने मतलब किसी को भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने किसी को गार्डन में देखा। अब इस वाक्य को आप हिंदी में नहीं बदल सकते, थोड़ा-सा मुश्किल है। आगे चलते हैं। तो बनाया कैसे जाए? रूल क्या लगाएँ अपन? वो देख लेते हैं। तो देखो सीधी-सी बात है कि अपोज़िट वर्ड यूज़ करके नॉट लगा दो, है ना? जैसे कि उदाहरण के तौर पे समझो कि मान लो शी इज़ हैप्पी, है ना?
अब इसको कैसे बदलोगे कि वह खुश है, तो इसी बात को नकारात्मक में कैसे बोलोगे और अर्थ भी चेंज ना हो। वह खुश है, इसका मतलब वह दुखी नहीं है। तो आपने क्या किया, नहीं लगाया और साथ में क्या लगा दिया, विलोम शब्द। विलोम शब्द, बस यही करना है आपको, नॉट लगाना है और अपोजिट वर्ड लगा देना है। जैसे सी इज हैप्पी, इसका मतलब सी इज नॉट सैड, है ना, वह दुखी नहीं है। आगे चलते हैं, है ना। जैसे देखो, ही इज ब्रेव, वह बहादुर है, तो इसका मतलब वह कायर नहीं है, तो ही इज नॉट ए कावर्ड। समझ गए। जैसे मान लो आपका दोस्त है, वो तैयार हुआ, है ना, आपकी शादी में जा रहे होगे, वो पूछे भाई कैसा लग रहा है, तो एक तो आप उसको सीधे सीधे बोल सकते हो कि भाई तू अच्छा नहीं लग रहा। अब इसमें देखो दो तीन बातें हो सकती है, वो आपका मुंह भी तोड़ सकता है, आपको गालियां भी दे सकता है, दो तीन बातें बनती है। लेकिन आप उसको ये भी बोल सकते हो कि तुम सुअर नहीं लग रहे, इसका मतलब ये है कि हाँ भाई तू बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन इतना बुरा भी नहीं लग रहा। तो बातें थोड़ी मिसमैच हो जाएगी, है ना, मिसमैच नहीं थोड़ी मैच हो जाएगी, आप इतने से बच जाओगे और सच भी बोल दोगे। तो वही बात है। जैसे देखो, दिस इज ए पॉसिबल टास्क, यह है किया जा सकने वाला काम है, इसका मतलब यह काम असंभव नहीं है, तो दिस इज नॉट ए इम्पॉसिबल टास्क। आगे देखो, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, इसका मतलब क्या है, वह बेईमान नहीं है, तो ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। तो वही बात है, आपको नोट लगाना है, फिर आपको क्या लगा देना है, विलोम शब्द लगा देना है। बस इतना काम करना है, इतना ही आसान है। ऐसे ही आसान आसान चीजें परोस के दूंगा, आप लोग बस खा लेना। दे आर नॉट अनहेल्पफुल, वह सॉरी दे आर हेल्पफुल, वह मददगार है। दे आर हेल्पफुल, वह मददगार है, तो दे आर नॉट अनहेल्पफुल, तो वह भाई मदद करने से मना नहीं करते। इट वॉज ए फेयर डिसीजन, यह एक फेयर डिसीजन था, यह एक न्यायपूर्ण डिसीजन था, तो यह एक अन्यायपूर्ण डिसीजन नहीं था। इट वॉज नॉट ए अनफेयर डिसीजन। समझ गए। आगे चलते, दूसरा रूल बता देता हूं आपको। देखो यूज करो फेल टू का और उसके साथ, है ना, फेल टू या नॉट फेल टू और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि वह हमेशा गरीबों की मदद करती है, सी ऑलवेज हेल्प्स पुअर पीपल। अब आप इसको नकारात्मक में कैसे बनाओगे, है ना, तो आप लगा दोगे नॉट फेल, नॉट फेल्स, है ना, सी नॉट फेल्स या नेवर फेल्स, सी नेवर फेल्स टू हेल्प पुअर पीपल। देखो एक तो वह हमेशा गरीबों की मदद करती है, और एक आप इसी सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो नकारात्मक बनाने के लिए कि वह कभी भी गरीबों की मदद करने में फेल नहीं होती, यानी हमेशा मदद करती है। देखो कहने का तरीका एक ही है, नहीं सॉरी बात एक ही है, लेकिन कहने के तरीके अलग अलग है ना, वही बात है। ही अटेंड्स एवरी मीटिंग, वह हर मीटिंग को अटेंड करता है, तो ही नेवर फेल्स टू अटेंड एनी मीटिंग, तो वह किसी भी मीटिंग को अटेंड करने से नहीं चूकता, है ना। तो अपने को क्या करना है, अपने को नोट लगाना है, सॉरी नेवर लगाना है, और उसके साथ क्या लगा देना है, नोट या नेवर लगाना है, और उसके साथ फेल लगा देना है बस। आप ऐसे भी नकारात्मक वाक्य बना सकते हो, है ना। जैसे दे कंप्लीटेड देयर होमवर्क ऑन टाइम, वह अपना होमवर्क टाइम पे कर लेते हैं, तो दे नेवर फेल्स टू कंप्लीट देयर होमवर्क ऑन टाइम, है ना। तो दे नेवर फेल, सॉरी दे नेवर फेल टू कंप्लीट देयर होमवर्क ऑन टाइम। द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक क्लियरली, जो टीचर है वो टॉपिक को आसानी से और एकदम साफ सुथरे तरीके से एक्सप्लेन करती है ना। तो द टीचर डज नॉट फेल टू एक्सप्लेन द टॉपिक क्लियरली, तो टीचर है वो टॉपिक को क्लियरली एक्सप्लेन करने से नहीं चूकती। जैसे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखो आपको बात बताऊँ, वो मैं जो पढ़ा रहा था पीछे, तो मैंने बहुत ऐसे हाथ पग हला हला के ना आपको ये टॉपिक समझाया। ये पहले वाला 1 घंटा मैंने इतना शानदार पढ़ाया कि पूछो मत, है ना, एकदम ही मतलब मैंने पूरी जी जान लगा दी। और कल जब एडिटिंग करते समय मैंने देखा कि यार उसमें तो सारी आवाजें खराब हो रही है, सर तो रोबोट बने पड़े हैं, मेरी आवाज इतनी अजीब हो रही है, ऐसा लग रहा है कोई रोबोट बोल रहा है। तो फिर मैंने ये फैसला किया कि चलो ये टॉपिक फिर से पढ़ाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं फिर से आपको उसी, वो क्या बोलते हैं, क्लियरनेस के साथ ये टॉपिक पढ़ा सकूं। ही पेज हिज बिल रेगुलरली, वह अपने बिलों को रेगुलरली पे करता है, तो ही डज नॉट फेल
to pay his bill regularly, है ना? She greeted he she greeted the guest warmly. तो she did not fail to greet the guest warmly. तो देखो इन सेंटेंस को या इन ट्रांसफॉर्मेशन को बनाने के लिए आपको टेंस आना बहुत जरूरी है। फिर आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इन सब की भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए जो मैंने पहले आपको पढ़ा रखा है। आगे चलते हैं। अगला अपना रूल है कि यूज करना है नन बट का, है ना? किसकी जगह? ओनली की जगह या अलोन की जगह आपको किसका यूज करना है? नन बट की जगह। जैसे उदाहरण के तौर पे आप बोलो ओनली राम कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जैसे कि माँ सीता का स्वयंवर चल रहा था, है ना? और भगवान राम ने धनुष उठाया, है ना? तो वहीं पे सिर्फ भगवान राम ऐसे थे जो उस धनुष को उठा भी सकते थे और तोड़ भी सकते थे, है ना? तो अब भाई माँ सीता के पिताजी ने क्या कहा होगा कि ओनली राम कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना? तो और इसी बात को कहने का दूसरा तरीका क्या है? नन बट राम कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कोई नहीं लेकिन राम है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो आप किसी बात को ऐसे बोल सकते हो कि इस काम को सिर्फ कोई कर सकता है, कोई फलाना कर सकता है ना? या आप ऐसे बोल सकते हो कि फलाने के सिवाय इस काम को कोई नहीं कर सकता। थोड़े और क्लियरली समझाता हूँ। मान लो आप कहते हो कि हमें तो इंग्लिश सिर्फ साजिद सर पढ़ा सकते हैं, है ना? और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि साजिद सर के सिवाय इंग्लिश हमें कोई नहीं पढ़ा सकता। मतलब दोनों को कहने का एक ही है, अर्थ वही है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। आगे चलते हैं, है ना? ओनली द प्राइम मिनिस्टर कैन मेक दिस डिसीजन। सिर्फ प्रधानमंत्री है वो इस डिसीजन को ले सकते हैं। तो आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हो कि प्रधानमंत्री के अलावा इस डिसीजन को कोई नहीं ले सकता, है ना? तो नन बट द प्राइम मिनिस्टर कैन टेक या कैन मेक दिस डिसीजन, है ना? ओनली गर्ल्स वर अलाउड। सिर्फ लड़कियां अलाउड है तो अपन बोलेंगे नन बट गर्ल्स वर अलाउड, कि लड़कियों के सिवाय और कोई अलाउड नहीं है। ठीक है, आगे चल। ही अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। वह अकेला इस काम को कर सकता है। नन बट ही कैन कंप्लीट द वर्क। कोई नहीं, सिर्फ वह इस काम को कर सकता है। आगे चले। ओनली गॉड कैन हेल्प अस नाउ। हमारी मदद तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। तो नन बट गॉड कैन हेल्प अस नाउ। कोई नहीं या भगवान के सिवाय हमारी और कोई मदद नहीं कर सकता। सी अलोन नोज द ट्रूथ, है ना? सी अलोन नोज द ट्रूथ। तो इसका मतलब है वह अकेली है जो इस सत्य को जानती है। तो कहने का मतलब यह है कि उसके सिवाय और कोई भी इस सत्य को नहीं जानता। देखो आपको एक बात बताऊं, फिलहाल आपका ये टाइम मुश्किल चल रहा होगा बहुत से लोगों के लिए जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने एक दो बार तैयारी कर भी ली है लेकिन उनका हो नहीं रहा है। ये जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं आपके रास्ते में, जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं, इनका धीरे धीरे सबका मतलब बनेगा। ये एक तरह से सीढ़ियां हैं आपकी सक्सेस की तरफ। देखो मैं चाहता हूं कि आप सबकी नौकरी लगे, आप अच्छे पैसे कमाओ, लेकिन अगर आप नौकरी नहीं भी लगे ना तो आपकी ये की हुई मेहनत आपके जरूर काम आएगी। आप जिंदगी में ऐसे कभी नहीं बोल पाओगे कि मैंने उस समय वो चीज पढ़ी थी वो मेरे जिंदगी में कहीं काम नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना? तो जब भी कोई काम करो ना अपना 100% दो। जब खाओ तो खाने में पूरा ध्यान होना चाहिए, एकदम मस्त चीज खाओ, जितनी आपकी हैसियत है उस हिसाब से जितना अच्छा खा सकते हो उतना अच्छा खाओ। जब कहीं कोई फंक्शन अटेंड करो तो अपना 100% उस फंक्शन में दो। जैसे दोस्त की शादी में या परिवार की किसी शादी में गए तो अब वहीं पे ध्यान रखो, है ना? जब पढ़ने बैठो तो दुनिया के सारे जी जंजाल छोड़ दो और पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान दो। वैसे ही है कि कोई भी काम करो तो अपना 100% दो। अगला सेंटेंस कैसे बना सकते हैं अपन? यूज नथिंग बट इन प्लेस ऑफ अफर्मेटिव इंडिकेटिंग ओनली, है ना? कि ओनली वन थिंग की जगह आप नथिंग बट भी यूज कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर कोई ऐसा कहे ही ईट ओनली राइस, कि वह सिर्फ चावल खाता है क्योंकि वह बिहारी है। इस पे आपको एक बात बताता हूँ। पिछले महीने की बात है, पिछले महीने नहीं 2 महीने पहले की बात है, रमजान का टाइम चल रहा था। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि रमजान में रोजे बुलाए जाते हैं। तो एक पब्लिक गैदरिंग होती है जिसमें रोजाना शाम को लोग सब साथ में बैठते हैं, रोजा खोलते हैं। तो वहां पे एक बिहारी आए हुए थे। अब उस दिन क्या था कि कुछ जैसे कोई नॉनवेज की डिश बनी हुई थी जिसको रोटियों के साथ खाया जाता है। अब बेचारा वो बिहारी उस चीज को देख के कंफ्यूज, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में जितना भी टाइम बताया है बिताया था
उसमें उसने कभी ये नहीं सोचा था कि कोई शाम के वक्त रोटी खा सकता है। वो इतना शॉक्ड था कि यार तुम शाम के वक्त रोटी कैसे खा सकते हो, है ना? यहाँ यह कैसे पॉसिबल है कि तुम लोग शाम के वक्त वक्त रोटी खा रहे हो, है ना? तो अब हुआ ये कि फिर इंतजाम किया गया, उस बेचारे के लिए चावलों का इंतजाम किया गया, उसे चावल खिलाए गए, है ना? तो यही बात है कि कुछ लोग हमारे कल्चर से इतने ज्यादा शौक हो जाते हैं कि मतलब हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि इतनी छोटी चीज किसी को कैसे इतने सदमे में डाल सकती है ना? फिर से टॉपिक पे आता हूँ, पकाता नहीं हूँ आपको ज्यादा। ही ईट राइस ओनली, है ना, वह सिर्फ चावल खाता है। तो आप इस बात को ऐसे भी तो बोल सकते हो कि ही वह सिर्फ चावल के अलावा और कुछ नहीं खाता, है ना, वह चावल के अलावा और कुछ नहीं खाता। ही ईट्स नथिंग बट राइस। तो बस ओनली को है ना आपको नथिंग बट में बदल देना है, ओनली को आपको नथिंग बट में बदल देना है। और उदाहरण समझो, उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है अभी तक मैंने आपको सारे ग्रामर के टॉपिक भाई नो फ्री में करवा दिए हैं, है ना? क्योंकि आप यूट्यूब पे जाके देखो टीचर कौन कौन फ्री में करवा रहा है। फिर दूसरी बात ये कि जैसे ही एग्जाम पास आएगा आपको सारे टॉपिक है ना उन सभी की मैराथन कराई जाएगी, यानी एक क्लास दी जाएगी आपको, है ना, जिसमें सारी ग्रामर की मैराथन करवा दी जाएगी, है ना। फिर एक क्लास दी जाएगी जिसमें आपको टीचिंग मेथड करवा दिए जाएंगे। फिर आपको एक क्लास और दी जाएगी जिसमें सारी लिटरेचर करवा दी जाएगी। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो। और फिर अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अपनी सेकंड ग्रेड की और थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है अपने किड्स क्लासेस ऐप पे, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां भी आ सकते हो। नाम मात्र के शुल्क में आपको शानदार टेस्ट मिलने वाले हैं। मैंने इन टेस्टों को मतलब सारे परसेंट मैंने खुद ने बनाए, तो मैंने इन टेस्टों पे ध्यान दिया कि आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि एक बार आपका बेसिक क्लियर हो गया ना तो बेसिक पढ़ के आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि हाई कॉन्सेप्ट वाले सवाल या तो सिर्फ एक आते हैं या दो आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते, है ना। तो कोशिश करो कि आप बेसिक पे ज्यादा ध्यान दें। आगे चलते हैं और मैं एक बार फिर देख लेता हूँ कि मेरी वीडियो चल रही है या नहीं, है ना। वीडियो चल रही है। तो मैंने कहा था कि आप ओनली को नथिंग बट में बदल सकते हो, है ना, नथिंग बट में बदल सकते हो। ये वाला रूल पढ़ रहे थे अपन, तो देखो, शी वांट अप्रिसिएशन ओनली, वह सिर्फ अपनी तारीफ चाहती है। तो शी वांट नथिंग बट द अप्रिसिएशन, वह कुछ नहीं चाहती, वह सिर्फ अपनी तारीफ चाहती है ना। दे प्लेड फुटबॉल, हाँ, वह फुटबॉल खेल रहे थे। दे प्लेड फुटबॉल ओनली, है ना, दे प्लेड फुटबॉल ओनली। दे डिड नॉट दे डिड नथिंग बट प्ले फुटबॉल, तो उन्होंने और कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ फुटबॉल खेला, है ना। द बॉयज वांट्स द टॉयज ओनली, जो लड़के हैं उन्हें सिर्फ खिलौने चाहिए। तो द बॉयज वांट नथिंग बट द टॉयज, है ना। ही रीड्स स्टोरी बुक्स, है ना, ही रीड्स स्टोरी बुक्स ओनली। तो ही रीड्स नथिंग बट स्टोरी बुक, वह सिर्फ स्टोरी कहानियों की किताबें पढ़ता है ना, वह और कुछ नहीं पढ़ता, सिर्फ कहानियों की किताबें पढ़ता है। तो इस तरह से भी आप बातों को घुमा के कर सकते हो। आगे चलते हैं। यूज करना नो सूनर देन का, है ना, टू एक्सप्रेस टू इमीडिएट पास्ट एक्शन, कि नो सूनर देन का यूज करके आप दो पास्ट के जो एक्शन हुए हैं, जो अभी अभी पास्ट में हुए हैं, उनको भी डिनोट कर सकते हो। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है, एज सुन एज ही रीच द स्टेशन द ट्रेन डिपार्टेड, कि जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा जो ट्रेन थी वो चली गई थी। तो इस बात को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि नो सोनर हैड ही रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्टेड, कि वह अभी स्टेशन पहुंचा ही नहीं था कि ट्रेन चल पड़ी थी, है ना। कहने का तरीका एक ही है, सॉरी, मतलब एक ही है लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है ना। तो देखो, नो सोनर हैड ही रीच द स्टेशन द ट्रेन डिपार्टेड, है ना। एक बात याद रखना, जब भी नो सूनर आएगा ना वो अपने साथ इन्वर्जन लेके आएगा। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो आगे आ जाती है सब्जेक्ट से, है ना, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो नो सूनर हमेशा अपने साथ इन्वर्जन लेके आता है। आगे चलते हैं। एज सुन एज द बेल रैंग स्टूडेंट रैन आउट, कि जैसे ही घंटी बजी, है ना, बच्चे बाहर भाग के आ गए। स्टूडेंट रैन आउट, बच्चे बाहर भाग गए यानी घर पे चले गए। तो नो सूनर हैड द बेल रैंग, नो सूनर हैड द बेल रैंग
द स्टूडेंट रैन आउट, तो बच्चे बाहर चले गए, अभी घंटी बची ही नहीं थी कि बच्चे बाहर चले गए। एज सुन एज सी ओपन द बुक द फोन रैंग, जैसे ही एज सुन एज सी ओपन द बुक, जैसे ही उसने किताबें खोली फोन बज गया। जो मेरे साथ नॉर्मली होता है, मैं कुछ भी पढ़ने को बैठता हूँ मेरा फोन बज जाता है कि सर छोड़ो ना, थोड़ा मोबाइल चलाते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं ना। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि अपने सारे जो एप्स है ना उनकी नोटिफिकेशंस को ऑफ रखा करो। नो सूनर हैज सी ओपन द बुक द फोन रैंग, जैसे अभी तो उसने किताब खोली भी नहीं थी कि फोन बज गया, है ना। आगे चलते हैं। एज सुन एज दे इंटर द हॉल द लाइट वेंट आउट, एज सुन एज दे इंटर द हॉल द लाइट वेंट आउट, कि जैसे ही उन्होंने हॉल में एंटर किया लाइट चली गई। तो आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हो कि अभी उन्होंने हॉल में एंटर ही नहीं किया था कि लाइट चली गई, है ना। नो सूनर हैड दे इंटर्ड द हॉल द लाइट वेंट आउट। आगे चलते हैं। एज सुन एज आई सेट डाउन द मीटिंग बिगेन, एज सुन एज आई सेट डाउन द मीटिंग बिगेन, जैसे ही मैं बैठा मीटिंग शुरू हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अभी मैं बैठा भी नहीं था कि मीटिंग शुरू हो गई, है ना। नो सूनर हैड आई सेट डाउन द मीटिंग बिगेन। आगे चल, अब अगला जो रूल है वो है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करना दो रिलेटेड पॉइंट के लिए। जैसे मान लो मैं कहूँ कि भाई आप तो स्मार्ट भी हो और इंटेलिजेंट भी हो, है ना। मैं अगर ये बात बोलूं कि आप स्मार्ट भी हो आप इंटेलिजेंट भी हो, तो फूलो मत, सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, वैसे आप हो, है? इसमें कोई दो राय की बात नहीं। तो मैं इस बात को ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि ना कि आप स्मार्ट हो बल्कि आप इंटेलिजेंट भी हो। तो इसमें नोट भी आ गया, नकारात्मक वाक्य भी बन गया और अर्थ भी सही रहा। जैसे सी इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, है ना। सी इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, वह तेज बुद्धि की भी है, वह मेहनती भी है, और अगर वो खूबसूरत भी हुई तो वो आपको घास नहीं डालेगी। यार मेरा दिमाग बता नहीं। चलो चलो फिर से टॉपिक पे चलते हैं। तो देखो वह इंटेलिजेंट भी है, वह हार्ड वर्किंग भी है। अगर इसे आप नकारात्मक वाक्य बनाना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वह सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि वह हार्ड वर्किंग भी है ना। तो कहने का तरीका अलग हुआ लेकिन अर्थ वही हुआ कि सी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। आगे चलते हैं और मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ उससे पहले। ही स्पीक्स इंग्लिश एंड फ्रेंच, वह इंग्लिश भी बोलता है और वह फ्रेंच भी बोलता है ना। तो ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो फ्रेंच, ना कि वह इंग्लिश बोलता है बट वह फ्रेंच भी बोलता है। जैसे देखिए आप अपन लगभग सब दो भाषाएं बोल सकते हैं। एक अपनी मातृभाषा, है ना, मातृभाषा, और दूसरी क्या है, हिंदी, है ना, क्योंकि हिंदी अपनी मातृभाषा नहीं है ज्यादातर की। मैं तीन भाषाएं बोल सकता हूँ, मैं मातृभाषा बोल सकता हूँ, हिंदी बोल सकता हूँ और टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल लेता हूँ। ठीक है, तो अपन सभी लोग लगभग मल्टीलिंगुअल लोग हैं, है ना। आप अंग्रेजों को देखोगे उनमें ऐसा नहीं है, वह सिर्फ एक ही भाषा बोल सकते हैं, है ना। आप सोचते होगे कि सारे अंग्रेजों को इंग्लिश आती है। जो फ्रेंच के लोग हैं, वो जर्मन के लोग हैं, उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। वो अपनी ही भाषा बोलते हैं और उसमें वो घमंड महसूस करते हैं। ये तो अपने लोगों में ही है कि भाई अपन हिंदी में बात करते हैं या मतलब मारवाड़ी में बात करते हैं, जब अपन इंग्लिश नहीं बोल पाते तो अपन शेम महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं। देखिए इंग्लिश करंट वर्ड की जरूरत है। अगर आपको आज की दुनिया में लोगों से कदम मिला के चलना है तो आपको इंग्लिश आनी जरूरी है, लेकिन आपको अपनी मातृभाषा पे भी उतना ही गर्व होना चाहिए जितना अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है उस पर होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे हो। तो देखो ही स्पीक्स इंग्लिश एंड फ्रेंच, वह इंग्लिश भी बोलता है वह फ्रेंच भी बोलता है। तो आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हो कि ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो फ्रेंच, कि वह सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बोलता, वह फ्रेंच भी बोलता है। आगे चलते हैं। द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल, कि वह मूवी इंटरेस्टिंग भी थी, एजुकेशनल भी थी। तो द मूवी वॉज नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट ऑल्सो एजुकेशनल, कि वह मूवी सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि एजुकेशनल भी थी, है ना। तो वही बात है कि जब दो पॉइंट आपको बताने हो तो आप नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी यूज कर सकते हो। जब किसी एक ही चीज के आपको दो गुण बताने हो तो आप नॉट ओनली बट ऑल्सो भी यूज कर सकते हो। दे आर काइंड एंड जेनरस, तो दे आर नॉट ओनली काइंड बट ऑल्सो जेनरस,
द बुक इज इंफॉर्मेटिव एंड वेल रिटन, कि उस किताब में अच्छी जानकारी भी थी और वह अच्छी तरीके से लिखी गई भी थी। तो द बुक इज नॉट ओनली इंफॉर्मेटिव बट ऑल्सो वेल रिटन। रूल 7, चेंज टू टू इनटू सो दैट। देखो टू टू का मतलब होता है कि कोई चीज का इतना ज्यादा हो जाना कि उसके बदले दूसरा काम नहीं हो रहा है। जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। तो कमजोरी इतना ज्यादा है कि वह चलने में बाधा उत्पन्न कर रही है। तो एक चीज का इतनी ज्यादा हो जाना कि उससे दूसरी चीज नहीं हो पा रही है, वहां पे अपन क्या यूज लेते हैं, टू टू का यूज लेते हैं। ये एक तरह से नकारात्मक ही होता है ना, नकारात्मक ही होता है कि कोई चीज इतनी ज्यादा हो जाने की उससे दूसरी चीज नहीं हो रही है। जैसे ही इज, तो फिर देखो टू टू को आप किस में बदल सकते हो, सो दैट में बदल सकते हो। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। तो देखो दोनों सेंटेंस तो एक ही है कि ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, है ना। कमजोरी इतनी ज्यादा है कि वह चल नहीं सकता। ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक, है ना। वो चलने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर है। इस वाक्य को अपन ऐसे बोलेंगे कि वह चलने के हिसाब से बहुत ज्यादा कमजोर है। लेकिन इसको ही जब आप नेगेटिव बना के बोलो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, जो चाय है मतलब चाय पीने के हिसाब से बहुत ज्यादा गर्म है। चाय पीने के हिसाब से बहुत ज्यादा गर्म है, क्योंकि चाय इतनी ज्यादा गर्म है कि पी नहीं जा सकती, है ना। कहने का मतलब तो यही है, लेकिन इसको ऐसे बोला जाएगा कि चाय इतनी मतलब पीने के हिसाब से बहुत ज्यादा गर्म है। तो आप इसको नेगेटिव कैसे बनाओगे, टू टू की जगह सो दैट का यूज करोगे। द टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक। आगे चलते हैं। सी वॉज टू टायर्ड टू स्पीक, है ना, वह बोलने के हिसाब से बहुत ज्यादा थकी हुई थी। तो शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट स्पीक, वह इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था, बेचारी। दिस बैग इज टू हैवी टू लिफ्ट, दिस बैग इज टू हैवी टू लिफ्ट, यह बैग उठाने के हिसाब से बहुत ज्यादा भारी है ना। तो दिस बैग इज सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड, तो यह बैग इतना हैवी है कि इसे उठाया नहीं जा सकता। द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, वह प्रॉब्लम है वो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है कि उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, है ना। सॉरी, प्रॉब्लम सॉल्व करने के हिसाब से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व। आगे चलते, यूज नो मोर इन द प्लेस ऑफ अफर्मेटिव शोइंग स्मॉल क्वांटिटी, कि स्मॉल क्वांटिटी या कोई लिमिट दिखाई जा रही है ना, वहां पे आप नो मोर देन का यूज कर सकते हो, है ना। स्ट्रक्चर ये रहा, आप पढ़ सकते हो कि सब्जेक्ट, फिर मतलब मैं आपको उदाहरण से समझा देता हूँ, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बाकी जब आप रिवाइज करो तो आप ये स्ट्रक्चर पढ़ सकते हो। जैसे ही हैज ओनली वन ब्रदर, उसका एक ही भाई है। तो आप इस बात को ऐसे भी तो बोल सकते हो कि उसके एक से ज्यादा भाई नहीं है ना। ही हैज नो मोर देन वन ब्रदर, तो आपने मतलब कम नंबर या मतलब कम क्वांटिटी या लिमिट को बताने के लिए नो मोर का यूज कर लिया, है ना। यहाँ पे ओनली वन का यूज किया गया था, उसको दर्शाने के लिए आपने नो मोर का यूज कर लिया। यहाँ पे तो ऐसा बोला गया था कि उसके सिर्फ एक भाई है, लेकिन आपने इस बात को इस तरह से बोल दिया कि ही हैज नो मोर देन वन ब्रदर, है ना, उसके एक से ज्यादा भाई नहीं है। आगे चलते, द जर्नी टुक जस्ट 10 मिनट्स, है ना, भाई जो यात्रा थी उसने सिर्फ 10 मिनट लिए। तो द जर्नी टुक नो मोर देन 10 मिनट्स, जो यात्रा थी उसने 10 मिनट से ज्यादा नहीं ली, है ना। सी स्पेंट ओनली 500, उसने सिर्फ 500 रुपए खर्च किए। तो सी स्पेंट नो मोर देन 500, तो उसने 500 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं किए। ओनली 5 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंटेड, सिर्फ 5 स्टूडेंट थे वो प्रेजेंटेड थे। तो इसका मतलब ये है कि 5 स्टूडेंट से ज्यादा प्रेजेंटेड नहीं थे। द बॉक्स वेज जस्ट 2 kg, इस बॉक्स का वजन सिर्फ 2 किलो है। तो यह बॉक्स 2 किलो से ज्यादा का नहीं है ना। तो अपन ने क्या किया, कम क्वांटिटी या लिमिट को दर्शाने के लिए नो मोर का यूज कर दिया। यूज कैन नॉट हेल्प और वर्ब प्लस आईएनजी और कांट बट, है ना, टू रिप्लेस मस्ट और स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, मतलब मस्ट या किसी स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी या किसी जरूरत को
दर्शाने के लिए, नकारात्मक वाक्य में दर्शाने के लिए आप कैन नॉट हेल्प प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज ले सकते हो, या कांट बट यूज ले सकते हो। उदाहरण से समझो, आई मस्ट लाफ एट हिज जोक, मुझे उसके जोक पे हंसना ही पड़ेगा, है ना। मतलब अब इतना फनी कोई जोक बोल दे कि अपने को हंसी आ जाए, अपने को हंसना ही पड़े, है ना, तो अपन इसको नकारात्मक में कैसे बोल सकते हैं? आई कैन नॉट हेल्प बट लाफिंग एट हिज जोक, मैं मदद नहीं कर सकता, उसके जोक पे हंसना ही पड़ेगा मेरे को, है ना। इस चीज में मतलब मैं कोई कुछ कर नहीं सकता। देखो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जैसे जो हिंदी में ही सुनने में अच्छे लगते हैं, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में ही सुनने में अच्छे लगते हैं। जब आप वाक्य में परिवर्तन करोगे, और सॉरी जो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, ट्रांसलेशन करोगे, मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ बातें हिंदी में ही अच्छी लगती है ना, और कुछ बातें इंग्लिश में ही अच्छी लगती है ना। क्या लिख दिया मैंने, हिंदी में और इंग्लिश में, है ना। अब इस बात को मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। साउथ की मूवी देखते होगे आप, उनमें कभी कभी गाने सुनते होगे आप, तो आपको वो गाने सुनने में बहुत ज्यादा यूज मतलब अजीब लगते होंगे। क्यों? क्योंकि वो गाने असली में तमिल में गाए गए थे, तेलुगु में गाए गए थे, लेकिन आपको वो हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाए जा रहे हैं, तो आपको वो बहुत अजीब लगी। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आपने एक मूवी देखी होगी मास, नागार्जुन की, है ना। अब उसमें एक गाना है कि अलग अलग स्टाइल है मेरा, मेरे चाल पे बजेगी सीटियां। अब ये गाना आपको हिंदी में सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप इसे तेलुगु या तमिल में सुनोगे तो ये गाना आपको अच्छा लगेगा, है ना। धुन वगैरह या जो वर्ड है उनकी राइमिंग बहुत अच्छी लगेगी। जब हिंदी में आप ये गाने सुनते हैं तो इनकी राइमिंग ही मैच नहीं होती है ना, वही बात है। तो इसलिए आई मस्ट लाफ एट हिज जोक, मैंने ये बात इसलिए बताई कि इस सेंटेंस का जब आप हिंदी में मतलब निकालोगे तो आपको लगेगा ये क्या बोल रहे हैं सर, है ना। तब मैंने ये इतनी लंबी राम कथा बताई है कि आई मस्ट लाफ इस जोक, मुझे उसके जोक पे हंसना ही पड़ेगा। तो मैं इस चीज में मतलब खुद को रोक नहीं सकता, कहने का मतलब ये है आई कैनॉट हेल्प, मैं खुद को रोक नहीं सकता, मुझे उसके जोक पे हंसी आ ही जाएगी। सी मस्ट क्राई आफ्टर हियरिंग द न्यूज, वह इस मतलब रो ही पड़ेगी वो इस न्यूज को सुनने के बाद, है ना। तो सी कैनॉट हेल्प बट क्राइंग आफ्टर दिस न्यूज, वह इस चीज में मतलब उसका कोई बस नहीं चलेगा, जब उस वो न्यूज सुनेगी वह रो ही पड़ेगी। दे मस्ट एडमायर हर करेज, उसकी हिम्मत की उन्हें मतलब दाद देनी चाहिए, है ना। तो भाई वह मतलब मदद नहीं कर पाएंगे, जब वह ये मतलब बात सुनेगी तो वह उसकी हिम्मत की दाद देंगे ही देंगे। इस तरह से आप मस्ट का मतलब चेंज कर सकते हो किस में, कैन नॉट हेल्प। आगे चलते हैं कि आप यूज कर सकते हो देयर इज नो वन या नो बडी बट का किसकी जगह पे, एवरी वन की जगह पे, है ना। जैसे उदाहरण के लिए एवरी वन वॉन्ट्स टू बी हैप्पी, हर कोई खुश रहना चाहता है, तो आप इस बात को ये भी तो बोल सकते हो कि ऐसा कोई नहीं है जो खुश नहीं रहना चाहता, है ना। तो देर इज नो वन बट वॉन्ट्स टू बी हैप्पी, है ना। तो आप मतलब ऐसे बोल सकते हो कि भाई हर कोई अमीर होना चाहता है ना। तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि ऐसा कोई नहीं है जो अमीर नहीं होना चाहता, बात तो एक ही है, बस कहने का तरीका अलग है। एवरीवन एडमायर्स हर ऑनेस्टी, है ना, हर कोई उसकी ऑनेस्टी की दाद देता है। तो इसका मतलब ये है कि देर इज नो वन बट एडमायर्स हर ऑनेस्टी, कि ऐसा कोई नहीं है जो उसकी ऑनेस्टी की दाद ना देता हो, है ना। एवरीवन मेक्स मिस्टेक, हर कोई मिस्टेक करता है, एवरीवन मेक्स मिस्टेक, हर किसी से गलती होती है। तो देर इज नो वन बट मेक मिस्टेक्स, ये ऐसा कोई नहीं है जिससे गलती नहीं होती। एवरीवन लाइक्स म्यूजिक, हर किसी को म्यूजिक पसंद है। तो देर इज नो बडी बट लाइक्स म्यूजिक, तो ऐसा कोई नहीं है जिसे गाना पसंद नहीं है। एक बात बताऊं, मेरे को नहीं है, मेरे को म्यूजिक पता नहीं क्यों पसंद नहीं है, लेकिन मतलब नापसंद तो नहीं है, लेकिन कभी ऐसा मन नहीं करता कि बैठ के गाने सुने जाए। इस टाइप का इंसान नहीं हूं मैं। एवरीवन रिस्पेक्ट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, पता नहीं कौन सा एक्सेंट निकल गया। एवरीवन रिस्पेक्ट्स देयर टीचर, हर कोई अपने टीचर की इज्जत करते हैं। तो देर इज नो वन बट रिस्पेक्ट देयर टीचर। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि इंटेरोगेटिव को असर्टिव में कैसा बदला जाए, यानी पर्सन वाचक को साधारण वाक्य में कैसे बदला जाए अर्थ में परिवर्तन किए बिना। जैसे
इज ही नॉट योर ब्रदर, क्या वह तुम्हारा भाई नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि हाँ वह तुम्हारा भाई है। जैसे मान लो, है ना, उदाहरण के तौर पे समझो, आप और आपका दोस्त दोनों एक दूसरे के साथ बाजार में घूमने गए, है ना। कारण ये है कि आपके साथ और कोई तो घूमेगा नहीं, आप और आपका दोस्त ही साथ में घूमोगे। अब आपके दोस्त का छोटा भाई किसी लड़की के साथ बाजार में घूम रहा है, तो आप अपने दोस्त को क्या कहोगे? आप सीधे ये नहीं कहोगे कि वो तेरा भाई है, आप उसको ये कहोगे, अरे ये तेरा भाई नहीं है। मतलब ये एक तरह से पूछा तो आपने पर्सन है, लेकिन आपको उत्तर पता है। इसको बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन, यानी इसका आप जवाब नहीं जानना चाहते, आप सिर्फ उसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हो उस तरफ, है ना। तो ये वही बात है कि ही इज नॉट योर ब्रदर, इसका मतलब ये है कि ही इज योर ब्रदर। मतलब मान लो आपको पता है ये इसका भाई है ना, रोज आप उसके घर पे जाते हो, वो तुम्हें सामने बैठे हुए दिखता है, तो आप क्या बोलोगे? अरे ये तेरा भाई नहीं है जो लड़की के साथ घूम रहा है ना। तो ये मतलब एक बात करने का तरीका होता है। डज शी नॉट नो द ट्रूथ, क्या उसे सच पता नहीं है? इसका मतलब ये है, आप असर्टिव में ऐसा बोल सकते हो, शी नोज द ट्रूथ, उसे सच पता है ना। कैन एनीवन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि भाई कोई तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसका मतलब ये है कि कोई इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है ना। इसका यहाँ पे इसका मतलब ये, क्या कोई इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, कर सकता है? इसका मतलब ये है कि कोई तो है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। हैव यू एवर बीन टू जयपुर, मतलब आपको पता है कि भाई कोई तो दोस्त है जो जयपुर कभी तो गया होगा, तो इसका मतलब तू कभी गया है जयपुर, इसका मतलब ये है कि यू हैव बीन टू जयपुर एट सम पॉइंट, यानी कभी तो तू जयपुर गया है ना। अब बनाते कैसे? तो सीधी सी बात है कि जहां भी एवरीबडी एवरीवन हो और पॉजिटिव वर्ब हो उसके साथ, तो आप उसको असर्टिव में, सॉरी इंटेरोगेटिव में कैसे बनाओगे? हु प्लस नेगेटिव वर्ब। उदाहरण के तौर पे समझिए, हु डज नॉट वांट टू सक्सेस, कौन है जो सफल नहीं होना चाहता? इसका मतलब ये है कि एवरीवन वांट्स टू सक्सेस। मान लो आप बोलो कि कौन है जो सक्सेस नहीं होना चाहता, या कौन है जो सरकारी नौकरी नहीं लगना चाहता, तो इसका मतलब ये है कि एवरीवन वांट्स सक्सेस, है ना, एवरीवन वांट्स सक्सेस। ये हर किसी को सफलता चाहिए, हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, है ना। हु डजंट लाइक म्यूजिक, कौन है जिसे म्यूजिक पसंद नहीं है? इसका मतलब ये है कि एवरीबडी लाइक्स म्यूजिक, सभी को म्यूजिक पसंद है। हु डज नॉट मेड मिस्टेक, कौन है जो गलती नहीं करता? इसका मतलब एवरीवन हैज मेड मिस्टेक, हर कोई गलती करता है। हु वुड नॉट हेल्प द पुअर, कौन गरीब की मदद नहीं करेगा? इसका मतलब सभी गरीब की मदद करेंगे, एवरीवन वुड हेल्प द पुअर। हु डिडंट एंजॉय द मूवी, कौन है जो मूवी एंजॉय नहीं, कौन ऐसा था जिसने मूवी एंजॉय नहीं की थी? इसका मतलब यह था एवरीवन एंजॉयड द मूवी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि आगे इतनी शानदार शानदार मैराथन आने वाली है कि आपका पेपर ऐसे चुटकियों में क्लियर होगा। आगे चलते हैं। और अगर आप सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, किसी का भी अच्छे तरह से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चाहते हो, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को कंसीडर कर सकते हो। किड्स क्लासेस ऐप, है ना, किड्स क्लासेस ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, और जिसमें आप नाम मात्र के शुल्क में सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की शानदार टेस्ट सीरीजें खरीद सकते हो, जिसमें आपको ग्रामर मिलेगी, लिटरेचर मिलेगी और टीचिंग मेथड मिलेगी। अगला रूल है कि हु प्लस वर्ब को रिप्लेस कर दो आप किसके साथ? नो बडी के साथ और नो वन प्लस वर्ब के साथ। उदाहरण के तौर पे जैसे ये है कि हु केयर्स अबाउट द पुअर पीपल, यानी यार कौन है जो गरीबों की ओर ध्यान देता है ना, कौन है जो गरीबों का ध्यान रखता है? इसका मतलब ये है कि नो बडी केयर्स अबाउट द पुअर पीपल, यानी गरीबों का ध्यान कोई नहीं रखता, है ना। नो बडी केयर्स अबाउट पुअर पीपल, किसी को मतलब नहीं है गरीबों से। हु कम्स टू हेल्प यू, है ना, कौन तुम्हारी मदद करने आएगा, है ना, कौन तुम्हारी मदद करने आएगा? इसका मतलब ये है नो वन केम टू हेल्प मी, कि कोई, सॉरी यू, है ना। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा। हु कॉल्ड यू यस्टरडे, किसने तुम्हें फोन किया, है ना। जैसे आप मान लो कि यार कल तो मैं पूरे दिन बातें लगा हुआ था, तो आपको पता है इसे कोई फोन नहीं करता, तो आप बोल दो कि किसने तेरे को कॉल किया कल? इसका मतलब ये है कि नो बडी कॉल्ड मी यस्टरडे, नो बडी कॉल्ड यू यस्टरडे, है ना, नो बडी कॉल्ड यू यस्टरडे।
इंटेरोगेटिव है हु नोज द आंसर, कौन उत्तर जानता है, इसका मतलब ये है नो वन नोज द आंसर, कोई उत्तर नहीं जानता। हु इनवाइटेड हिम, अरे किसने इसको बुलाया, इसका मतलब ये है किसी ने उसको नहीं बुलाया, नोबडी इनवाइटेड हिम। रूल 3 है रिप्लेस करना है व्हाट एल्स को किसके साथ, नथिंग एल्स के साथ। उदाहरण के तौर पे व्हाट एल्स डू यू वांट, मतलब मान लो आपने किसी को सब कुछ दे दिया, अब आप उससे ये पूछो भाई तू और क्या चाहता है, तो इसका मतलब ये है यू वांट नथिंग एल्स, कि तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। ये पूछना कि तुम्हें और क्या चाहिए, इसका मतलब ये है तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, मतलब कुछ बोल मत जाना वरना मैं मुंह तोड़ दूंगा। व्हाट एल्स कैन ही से, वह और क्या ही कहेगा, है ना। तो ही कैन से नथिंग एल्स। इस पे एक जोक याद आता है मेरे को, कि मतलब दो लड़के खड़े होते हैं, एक लड़का उनमें से किसी लड़की को पसंद करता है, वो लड़की सामने से जा रही होती है, तो उसका दोस्त बोलता है कि यार इस लड़की को प्रपोज कर दे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ना ही तो कहेगी। अब बेचारी उसकी भी हिम्मत बंध जाती है, वो चला जाता है प्रपोज करने। तो पता है लड़की क्या कहती है कि नहीं 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 नहीं, तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुमसे शादी करूंगी तो बच्चे काले होंगे। तो ये मतलब ना से भी ज्यादा उसने बहुत कुछ कह दिया, और उसने साफ साफ ये कह दिया कि तुम काले हो। मतलब मेरी अब ऐसे घटिया घटिया जोक आते हैं मेरे पास। अगला करते हैं, चलो छोड़ो इस सबको। व्हाट एल्स डिड सी सी, और उसने क्या देखा होगा, इसका मतलब है सी सो नथिंग एल्स, और उसने कुछ नहीं देखा। व्हाट एल्स हैव यू डन, है ना, व्हाट एल्स हैव यू डन, और तुमने क्या कर दिया, इसका मतलब यह है दे हैव डन नथिंग, कुछ नहीं किया उन्होंने। आगे चलते हैं। इट इज यूजलेस टू, है ना, इट इज यूजलेस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, और इट इज नो यूज किसकी जगह, वाई प्लस वर्ब की जगह। जैसे मान लो कोई ऐसे गए कि यार समीर का इंतजार क्यों करना, समीर का इंतजार क्यों करना, तो असल में वो इंसान ये कह रहा है कि समीर का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है, समीर के इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब वो नहीं आएगा, है ना। जैसे देखो वाई शुड वी आर्ग्यू विथ हिम, हम उसके साथ बहस क्यों करें, इसका मतलब ये है इट इज यूजलेस टू आर्ग्यू विथ हिम, इसका मतलब ये है कि उसके साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं है ना। वाई वेस्ट योर टाइम ऑन दिस, अपना समय इस पे क्यों खराब करना है, इसका मतलब ये है इट इज नो यूज टू वेस्ट योर टाइम ऑन दिस, मतलब इसका कोई महत्व नहीं है कि तुम इस पे अपना समय खराब करो। वाई ट्राई टू कन्विंस हिम, मान लो कोई है वो नहीं मानेगा, तो अब ये बंदा कह रहा है कि यार उसे मनाना क्यों, इसका मतलब ये है कि उसे मनाने का कोई मतलब नहीं है ना। इट इज यूजलेस टू ट्राई टू कन्विंस हिम, है ना। वाई क्राई ओवर द पास्ट, भूतकाल पे क्यों रोना, इसका मतलब ये है इट इज नो यूज टू क्राइंग ओवर द पास्ट, है ना। वाई कंप्लेन अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के बारे में कंप्लेन क्यों करना, तो इसका मतलब ये है इट इज नो यूज टू कंप्लेन अबाउट एवरीथिंग, कि हर चीज पे कंप्लेन करने का कोई मतलब नहीं। आगे चलते अगले रूल की बात करते हैं। रूल 5, when question can be changed into assertive sentence by using a negative verb and restructuring the sentence। जैसे उदाहरण से समझो, है ना, when questions यानी when से शुरू होने वाले क्वेश्चन, है ना। जैसे देखो when प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये तो आपको पता है कि नॉर्मल से स्ट्रक्चर होता है। फिर अपन इसको चेंज कैसे करेंगे, वो देखो सब्जेक्ट डज, डू डज, डिड, नॉट नो, when प्लस वर्ब। उदाहरण के तौर पे when will he come, अरे वो कब आएगा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें नहीं पता वो कब आएगा, इसका मतलब I do not know when he will come। समझ गए। मान लो आप किसी से सवाल पूछो कि यार वो चीज कब होगी, इसका मतलब ये है कि आपको नहीं पता वो चीज कब होगी, तो आप क्या करोगे, आई डू नॉट नो व्हेन इट विल हैपन, है ना। आगे चलते हैं। व्हेन डिड सी लीव द रूम, वह रूम मतलब उसने रूम कब छोड़ा, है ना। तो आई डिड नॉट नोटिस व्हेन सी लेफ्ट द रूम, तो भाई मैंने ध्यान नहीं किया कि उसने रूम कब छोड़ा, है ना। व्हेन विल दे अनाउंस द रिजल्ट, वो रिजल्ट कब अनाउंस करेंगे, इसका मतलब ये है वी डू नॉट नो व्हेन दे विल अनाउंस द रिजल्ट, इसका मतलब कि हमें नहीं पता वो रिजल्ट को कब अनाउंस करेंगे। व्हेन कैन वी मीट हिम, हम उससे कब मिलेंगे, तो इसका मतलब है वी कैन नॉट से दैट व्हेन वी कैन मीट हिम, हमें नहीं पता हम उससे कब मिलेंगे। व्हेन वाज द वर्क कंप्लीट, भाई काम कब कंप्लीट होगा। नोबडी नोज व्हेन द वर्क वाज कंप्लीट, किसे नहीं पता कि काम कब कंप्लीट होगा। अगला रूल है वोज दो, है ना, वोज दो, आप इसे
वॉट दो है ना, सॉरी वॉज दो नहीं, वॉट दो को है ना आप रिप्लेस कर सकते हो इट मैटर्स लिटल। जैसे उदाहरण के तौर पे वॉट दो ही इज पुअर, क्या हो गया अगर वो पुअर है, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज मायने नहीं रखती कि वो पुअर है, वो गरीब है। समझ गए? वॉट दो ही इज पुअर है ना, वॉट दो ही इज पुअर, क्या हो गया अगर वह गरीब है, तो इसका मतलब है कि ये चीज मायने नहीं रखती कि वह भाई गरीब है ना। जैसे मान लो कि कोई आपका दोस्त है, अब आप आपका दोस्त है तो कोई आपको कह दे कि यार तू उसके साथ क्या रहता है ना, वो तो गरीब है, तो आप कह दो क्या हो गया अगर वो गरीब है, इसका मतलब ये है कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो गरीब है ना। आगे चलते हैं, वॉट दो आई फेल्ड वंस, क्या हो गया अगर मैं एक बार फेल हो गया, इट डज नॉट मैटर दैट आई फेल्ड वंस, कि यह मायने नहीं रखता कि मैं फेल हो गया, है ना। वॉट दो दे डिड नॉट सपोर्ट मी, क्या हो गया अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करे, इसका मतलब ये है इट मैटर्स लिटल दैट दे डिड नॉट सपोर्ट मी, ये चीज बहुत कम मायने रखती है कि वो मेरे को सपोर्ट नहीं करते, है ना। वॉट डज सॉरी वॉट दो सी डिसएग्री, क्या हो गया अगर वो उसने हाँ नहीं की, है ना, या वो सहमत नहीं है, तो इट डज नॉट मैटर दैट सी डिसएग्री, तो ये चीज मायने नहीं रखती कि वो डिसएग्री करे। एक चीज और, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपको पता है हम लोग वीडियो को लाइक करने के लिए क्यों कहते हैं, इससे कोई पैसे नहीं मिलते। बात यह है कि जब भी आप वीडियो को लाइक करोगे तो यूट्यूब को लगेगा कि वीडियो अच्छी है और ये उसे और लोगों के आगे भेजेगा, तो इससे हम जैसे लोगों की थोड़ी हेल्प हो जाती है, इसीलिए। वॉट दो वी आर लेट, क्या हो गया अगर हम लेट है, तो इसका मतलब ये है इट मैटर्स लिटल दैट वी आर लेट। आगे चल, अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, यानी ऐसे वाक्य जो सडन इमोशन बताए, है ना। ऐसे सेंटेंस को असर्टिव में यानी साधारण वाक्य में कैसे बनाते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस जैसे आपको व्हाट अ कार, यानी क्या गाड़ी है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, कितना खूबसूरत घर है, मतलब जो चीज आपको स्ट्रॉन्ग इमोशन बताए, है ना, आप दुखी हो, खुश हो या उदास हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो आप किस इमोशन को बताए, और इन सेंटेंस में हमेशा ये वाला निशान होता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। आगे चलते हैं, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, पर कितना खूबसूरत फूल है ना, यह बहुत खूबसूरत फूल है, मतलब व्हाट ए, क्या खूबसूरत फूल है, तो इसका मतलब ये है इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। मतलब जो आप ऐसे बोल रहे हो ना व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, तो अगर आप इसको असर्टिव सेंटेंस में बोलोगे तो ऐसे बोलोगे इट इज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। हाउ इंटेलिजेंट इज, मान लो कोई लड़की है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो आप बोलो यार क्या इंटेलिजेंट है वो लड़की, इसका मतलब है सी इज वेरी इंटेलिजेंट। क्या दुख की बात है, मान लो आप बोल दो यार क्या दुख की बात है, इसका मतलब ये है बहुत दुख की बात है। इट इज ए ग्रेट पिटी। हाउ फास्ट ही रन्स, वह कितनी तेज दौड़ता है ना, यार कितनी तेज दौड़ता है वो, तो इसका मतलब ये है ही रन्स वेरी फास्ट। रूल वन, आप व्हाट हाउ को, है ना, एंड यूज आइडेंटिफायर लाइक वेरी ग्रेट बिफोर एडजेक्टिव, मतलब आप रिमूव कर सकते हो व्हाट को, हाउ को, और यूज कर सकते हो इंटेंसिफायर लाइक वेरी ग्रेट एक्सेट्रा बिफोर द एडजेक्टिव। उदाहरण के तौर पे व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज, अब देखो ये एडजेक्टिव है तो इसके आगे आप लिख सकते हो इट इज वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। हाउ स्वीट हर वॉइस इज, उसकी आवाज कितनी प्यारी कितनी मीठी है, इसका मतलब ये है, मतलब आप बोलो कि यार कितनी मीठी आवाज है उसकी, तो आप ऐसे बोल रहे हो हर वॉइस इज वेरी स्वीट। व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म दिस इज, अरे क्या भयानक तूफान है, इसका मतलब ये है दिस इज ए वेरी टेरिबल स्टॉर्म, मतलब ये एक बहुत भयानक तूफान है। हाउ फास्ट द बॉय रन, अरे कितनी तेज दौड़ता है लड़का, इसका मतलब है द बॉय रन वेरी फास्ट, मतलब वो लड़का बहुत तेज दौड़ता है। व्हाट ए ग्रेट मैन ही इज, अरे क्या महान इंसान है वो, जैसे अंदाज अपना अपना, आप पुरुष ही नहीं हो, पुरुष ही नहीं हो तो आप महापुरुष हो, महापुरुष हो, आमिर खान बोलता है ना इस वो है। तो ही इज ए ग्रेट मैन। अगला, इफ आई कुड, है ना, इफ आई कुड, इफ आई कुड या वुड दैट और ओ दैट को आप चेंज कर सकते हो आई विश और आई डिजायर। उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मेरे कहने का मतलब है इफ आई कुड को, वुड दैट को और ओ दैट को आप चेंज कर सकते हो आई विश आई डिजायर, क्योंकि आप इफ आई कुड, वुड दैट, ये सारे इच्छा जाहिर करने के लिए यूज होता है। जैसे देखो इफ आई कुड फ्लाई लाइक ए बर्ड, अगर मैं चिड़िया की तरह उड़ पाता, है ना, तो
आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आई विश आई कुड फ्लाई लाइक ए बर्ड, मेरी इच्छा है कि मैं चिड़िया की तरह उड़ पाता। मतलब इफ, अगर मैं चिड़िया की तरह उड़ पाता तो इसका मतलब ये है कि मेरी ये इच्छा है कि मैं चिड़िया की तरह उड़ पाता है। वुड दैट आई वर रिच, क्या होता अगर मैं अमीर होता, है ना। वुड दैट आई वर रिच, अरे क्या होता अगर मैं अमीर होता, इसका मतलब ये है आई विश आई वर रिच, मेरी इच्छा है कि मैं अमीर होता। अभी आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े तो आप इनको अच्छे से समझ सकते हो। ओ दैट आई न्यू हर नेम, अरे काश मुझे उसका नाम पता होता, तो इसका मतलब ये है आई विश आई न्यू हर नेम। इफ आई कुड विन द मैच, इफ आई कुड विन द मैच, इसका मतलब है आई विश आई कुड विन द मैच। वुड दैट वी हैड मोर टाइम, काश हमारे पास और समय होता, तो इसका मतलब है कि मैं ये इच्छा करता हूँ कि हमारे पास और समय होता। रूल 3, हुर्रा, ब्रेवो, अलास, फी विथ इट्स मैटर ऑफ, है ना। मतलब ये है कि हुर्रा जैसे अगर खुशी के शब्द हो तो इट्स मैटर ऑफ हैप्पीनेस, और अगर दुख के वर्ड हो तो इट इज ए मैटर ऑफ सैडनेस। उदाहरण के तौर पे अगर हुर्रा आ जाए तो आप लिखोगे इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, अगर ब्रेवो आ जाए तो इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, अगर अल्लास आ जाए तो इट इज मैटर ऑफ सोरो, और अगर फी आ जाए तो इट इज मैटर ऑफ शेम, है ना। इन वाक्यों की जगह आपको ये सब लिखना है। उदाहरण के तौर पे हुर्रा वी वॉन द मैच, अरे हम मैच जीत गए, इसका मतलब है ये एक खुशी की बात है कि हम मैच जीत गए। इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव वॉन द मैच। ब्रेवो यू सेव द चाइल्ड, क्या बात है तुमने बच्चे को बचा लिया, इसका मतलब है इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, ये तारीफ की बात है कि तुमने बच्चे को बचा लिया। अल्लाह ही इज नो मोर, अरे दुख की बात है वह नहीं रहा, तो इट इज ए मैटर ऑफ सोरो, ये दुख की बात है कि वह चल बसा, है ना। इट इज ए मैटर ऑफ सोरो दैट ही इज नो मोर। फी यू लाइड योर पेरेंट्स, शर्म की बात है तुमने अपने माता पिता से झूठ बोला, तो इट इज ए मैटर ऑफ शेम दैट यू लाइड टू योर पेरेंट्स। अभी तक अगर बेशर्मों की तरह तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक मारो और शेयर करो। जो तुम्हारे दोस्त हैं या तुम्हारे, मेरे को पता है सबके पास तुम्हारे पास ग्रुप है पढ़ाई वाले, उन सब में इन वीडियो को शेयर करो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे पढ़ाने के लिए, है ना। और वही बात, अगर आपको सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की अच्छी तैयारी करनी है, आप चाहते हो कि आपको अच्छी रेट में टेस्ट मिले, तो बहुत ही शानदार तरीके से मैंने टेस्ट बनाए, एक एक पर्सन मैंने अपने हाथों से बनाए, तो यू कैन ज्वाइन मी देयर, है ना। अपने ऐप का नाम है किड्स क्लासेस, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, है ना। रूल 4, व्हेन दैट इज फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेटरी फ्रेज चेंज इनटू इट इज स्टैंड्स देयर, मतलब अगर कभी वोट के आगे एक ऐसा फ्रेज लिखा हो जो एक्सक्लेमेटरी फ्रेज हो, तो आप इसे कैसे बदलोगे, आप लिखोगे इट इज स्टैंड्स। उदाहरण के तौर पे दैट ही शुड से सच ए थिंग, है ना। कि अगर व्हेन दैट के साथ ऐसा लिखा हो कि दैट ही शुड सच ए थिंग, यार क्या उसने ये बात बोल दी, इसका मतलब ये है, फिर से देखो एक बार, जैसे देन सॉरी दैट ही शुड से सच ए थिंग, क्या उसने ये बात बोल दी, इसका मतलब ये है कि इट इज स्ट्रेंज दैट ही शुड से सच ए थिंग, ये बहुत विचित्र बात है कि उसने ये बात बोली। दैट शी इग्नोर्ड हर पेरेंट्स, क्या उसने अपने माता पिता को नजरअंदाज कर दिया, तो ये बहुत अजीब बात है। इट इज स्ट्रेंज दैट शी इग्नोर्ड हर पेरेंट्स, ये बहुत अजीब बात है कि उसने अपने माता पिता को इग्नोर कर दिया। दैट यू फॉरगेट योर बेस्ट फ्रेंड बर्थडे, अरे तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त का बर्थडे भूल गए, तो ये बहुत अजीब बात है कि तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त का बर्थडे भूल गए। इट इज स्ट्रेंज दैट यू फॉरगॉट योर बेस्ट फ्रेंड्स बर्थडे। दैट दे डिडंट हेल्प सच ए सिचुएशन, यार उन्होंने ऐसी सिचुएशन में मदद नहीं की, इसका मतलब ये है इट इज स्ट्रेंज दैट दे डिड नॉट हेल्प इन सच ए सिचुएशन। दैट ही फेल्ड इन सच ए इजी सब्जेक्ट, यार इतने आसान सब्जेक्ट में फेल हो गया, इसका मतलब ये है कि इट इज स्ट्रेंज, यह अजीब बात है कि ही फेल्ड इन सच ए इजी सब्जेक्ट। अगला टाइप, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब ये कौन सी चिड़िया है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये अपन अभी पढ़ेंगे। कंपैरिजन मतलब कि मान लो कोई सेंटेंस है वो पॉजिटिव डिग्री की एग्जेक्टिव है उसमें, तो उसे कंपैरेटिव में बदलना, ठीक है। अगर कंपैरेटिव है तो उसे सुपरलेटिव में बदलना, बस यही सीन है ना। तो पहली बात करते हैं कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना कैसे बदलेंगे। अगर मान लो एज एज करके लिखा हुआ हो तो आप कंपैरेटिव
डिग्री लगाओगे उसके साथ विथ लगाओगे, उसके साथ नॉट लगाओगे, उसके साथ एडजेक्टिव लगाओगे, है ना। ये सबसे बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है। इट कंपेयर्स टू सब्जेक्ट इक्वली इन पॉजिटिव डिग्री एंड वी आर रीराइटिंग इट यूजिंग ए नेगेटिव कंपैरेटिव फॉर्म। देखो एज करके अगर कंपैरिजन किया हो पॉजिटिव डिग्री के साथ, तो आप नोट लगा के कंपैरेटिव डिग्री लगा के भी बना सकते हो। उदाहरण से समझाता हूँ। द रोड इज एज वाइड एज दैट वन। ये रोड उतनी ही चौड़ी है जितनी वो रोड चौड़ी है। ये हो गया पॉजिटिव डिग्री के साथ। तो इसे अपन कंपैरेटिव डिग्री के साथ कैसे बनाएंगे? दैट रोड इज नॉट वाइडर देन दैट वन। ये रोड उस रोड से चौड़ी नहीं है। एक तो आप ऐसे बोलो कि ये रोड उतनी ही चौड़ी है जितनी वो रोड है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये रोड उस रोड से ज्यादा चौड़ी नहीं है। बात तो एक ही होगी, लेकिन यहाँ पे यूज कंपैरेटिव डिग्री हो गई ना, है ना। देखो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री थी यानी बेस थी, अब यहाँ पे क्या हो गया? कंपैरेटिव हो गई। आगे चलो। मीना इज एज टॉल एज रीमा, है ना। तो रीमा इज नॉट टॉलर देन मीना, या मीना इज नॉट टॉलर देन रीमा, यानी ज्यादा लंबी नहीं है, दोनों बराबर है। द सेकेंड क्वेश्चन इज एज इजी एज फर्स्ट वन। भाई दूसरा प्रश्न भी उतना ही आसान था जितना पहला था। तो द फर्स्ट क्वेश्चन या द सेकेंड क्वेश्चन इज नॉट इजियर देन द फर्स्ट क्वेश्चन या सेकेंड क्वेश्चन। उदाहरण के तौर पे द फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट इजियर देन द सेकेंड वन, कि पहला प्रश्न दूसरे प्रश्न से ज्यादा आसान नहीं था। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि द सेकेंड वन इज नॉट, द सेकेंड क्वेश्चन इज नॉट इजियर देन द फर्स्ट वन, कि दूसरा प्रश्न भी पहले प्रश्न से ज्यादा आसान नहीं था, मतलब दोनों बराबर के आसान थे। गोल्ड इज एज प्रेशियस एज प्लेटिनम, कि भाई साहब सोना भी इतना ही कीमती है जितना कीमती प्लेटिनम है। तो आप बोल सकते हो प्लेटिनम इज नॉट मोर प्रेशियस देन गोल्ड, कि प्लेटिनम है वो सोने से ज्यादा रेयर नहीं है, कीमती नहीं है। नो अदर को आप एनी अदर में चेंज कर सकते हो, है ना। जैसे ओरिजिनल है, नो अदर आ गया, नाउन आ गया, इज एज एडजेक्टिव, फिर वो एज वाला आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया। तो आप इसे चेंज कैसे करोगे? सब्जेक्ट लिखोगे, इज लिखोगे, मोर लिखोगे, एडजेक्टिव लिखोगे, देन एनी अदर लिखोगे, फिर नाउन लिखोगे। उदाहरण से समझो। नो अदर स्टूडेंट इज एज क्लेवर एज रवि। भाई दूसरा कोई स्टूडेंट है वो रवि जितना चतुर नहीं है ना। तो रवि इज मोर क्लेवर देन एनी अदर स्टूडेंट। तो रवि हर एक स्टूडेंट से ज्यादा चतुर है। मतलब आप ऐसे बोलो कि भाई कोई भी लड़का साजिद जितना लंबा नहीं है, कोई भी लड़का साजिद जितना लंबा नहीं है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि साजिद सबसे लंबा लड़का है अपनी क्लास में, अपने दोस्तों में। नो अदर सिटी इज एज ब्यूटीफुल एज जयपुर। तो जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल सिटी देन एनी अदर। कोई भी सिटी जयपुर से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि जयपुर सबसे ज्यादा खूबसूरत सिटी है, मोर ब्यूटीफुल मतलब औरों से ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पे उदयपुर होना चाहिए था। उदयपुर मेरे हिसाब से ज्यादा खूबसूरत है। मैं अभी तक गया तो नहीं, लेकिन जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से। नॉट अदर प्लेयर्स इज एज स्किल्ड एज मेसी, रोनाल्डो, रोनाल्डो, रोनाल्डो। नो अदर प्लेयर इज एज स्किल्ड एज रोनाल्डो। अब क्या लिखोगे कि रोनाल्डो, है ना, रोनाल्डो इज मोर स्किल्ड देन एनी अदर प्लेयर। नो अदर बुक इज एज पॉपुलर एज दिस वन। तो दिस बुक इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर बुक। चेंज वेरी फ्यू इनटू मोस्ट अदर। वेरी फ्यू को आप मोस्ट अदर में चेंज कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे पॉजिटिव डिग्री ये होगी कि वेरी फ्यू वाइफ्स आर स्टेबन एज वाइफ है, कि यार बहुत कम बीवियां मेरी बीवी जितनी अकड़ू है। थोड़ी कम आवाज में सुनना इस वीडियो को जिसकी भी शादी हुई है। बहुत कम बीवियां मेरी बीवी जितनी अकड़ू है ना। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? माई वाइफ इज मोस्ट अर्बन देन मोस्ट अदर वाइफ। तो मेरी बीवी अकड़ू है ज्यादातर बीवियों से। आगे देखो। वेरी फ्यू आर एज गुड एट नेगिंग एट माई वाइफ, कि बहुत कम बीवियां हैं जो चिक चिक करती, मतलब बहुत कम बीवियां हैं जो मेरी बीवी जितनी अच्छी चिक चिक करती है। तो इसका आप चेंज कैसे करोगे? माई वाइफ इज बेटर एट नेगिंग देन मोस्ट अदर। तो मेरी बीवी बाकी बीवियों से ज्यादा अच्छा चिक चिक करती है, ज्यादातर बीवियों से ज्यादा अच्छा चिक चिक करती है। माथा खाना होता है ना, उसे बोलते हैं नेगिंग। ओरिजिनल। वेरी फ्यू वाइफ्स आर एज फोर्सफुल एज माई वाइफ, है ना। तो माई वाइफ इज मोर फोर्सफुल देन मोस्ट अदर वाइफ्स। मैं पिटने के काम कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग लेस एडजेक्टिव, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग लेस प्लस एडजेक्टिव एंड नो लेस एडजेक्टिव। उदाहरण के तौर पे
दिस रोड इज लेस वाइड देन दैट वन, कि ये रोड है वो लेस वाइड है उस रोड से, है ना। तो दिस रीड इज नॉट एज वाइड एज दैट। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। अच्छा, ये कंपेरेटिव वाला नहीं है ना, समझो फिर, समझो इसको, समझो, है ना, कि अपन यूज करेंगे लेस को प्लस एग्जेक्टिव को किस में चेंज करने के लिए, नॉट लेस प्लस एग्जेक्टिव। उदाहरण के तौर पे दिस रोड इज लेस वाइड देन दैट वन, है ना, कि ये रोड है वो उस रोड से कम चौड़ी है, तो आप क्या लिखोगे, दिस रोड इज नॉट एज वाइड एज दैट वन, तो ये रोड उस रोड जितनी चौड़ी नहीं है, ऐसे बोल सकते हो। आप ये बोलो कि भाई ये रोड है वो उस रोड से ज्यादा चौड़ी है, तो आप ये बोल सकते हो कि वो वाली रोड इस रोड से ज्यादा चौड़ी नहीं है ना, या कम चौड़ी है। तो इस तरह से माई फोन इज लेस एक्सपेंसिव देन योर्स, मेरा फोन तुम्हारे फोन से कम महंगा है। तो माई फोन इज नॉट सो एक्सपेंसिव एज योर्स, मेरा फोन तुम्हारे फोन जितना महंगा नहीं है। योर आइडिया इज नॉट लेस इंपॉर्टेंट देन माइन, तुम्हारा आइडिया मेरे आइडिया से कम महत्व का नहीं है। इसका मतलब है कि आपका आइडिया मेरे आइडिया जितना ही महत्व है। हर हाउस इज नॉट लेस ब्यूटीफुल देन नैनाज, उसका हाउस नैना के हाउस से कम खूबसूरत नहीं है। इसका मतलब है हर हाउस इज एज ब्यूटीफुल एज नैनाज, उसका हाउस उतना ही खूबसूरत है जितना नैना का हाउस है। अब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। देखो वाइस वर्सा का मतलब है या तो सुपरलेटिव को पॉजिटिव में या पॉजिटिव को सुपरलेटिव में, दोनों तरफ से। इस देखो ये निशान होता है ना, इसको बोलते हैं वाइस वर्सा, यानी इसको इसमें चेंज करना, इसको इसमें चेंज करना, दोनों का, है ना। जैसे सुपरलेटिव को पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे नो अदर यूज करके। उदाहरण के तौर पे रोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, रोहन वो क्लास में सबसे लंबा लड़का है। तो इसका मतलब ये है कि नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज रोहन, है ना, कि भाई कोई भी लड़का रोहन जितना लंबा नहीं है क्लास में। तो यहाँ तो आ गई सुपरलेटिव डिग्री, है ना, और यहाँ अपन ने इसको पॉजिटिव डिग्री बना डाला। आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन है, ऊंचा माउंटेन। तो नो अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट, तो दुनिया में और कोई पर्वत माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा नहीं है। दिस इज द फास्टेस्ट कार इन द शोरूम, ये शोरूम में सबसे फास्ट कार है। आपको पता है दुनिया की फिलहाल सबसे तेज कार कौन सी है, बताइए। दो गाड़ियों में कंपटीशन चल रहा है, बुगाटी शिरोन सुपर स्पोर्ट और क्योनिक्स अगेरा वन। भारे नाम है थोड़े, लेकिन ये दुनिया की दो फिलहाल सबसे तेज गाड़ियां हैं। अब आपको कंपैरिजन देता हूँ ये कितनी तेज है। आपने स्विफ्ट गाड़ी देखी होगी, ठीक है, या चलो आपने देखी होगी आपकी स्कॉर्पियो एन, बहुत फेमस है फिलहाल। स्कॉर्पियो में हॉर्स पावर आते हैं सर करीबन मेरे हिसाब से 180 के आसपास, ठीक है। जो बुगाटी शिरोन है ना, जिसे लोग चिरोन भी बोलते हैं, असली में शिरोन है, बुगाटी शिरोन है, उसमें हॉर्स पावर आते हैं 1600। तो आप देख सकते हो कि स्पीड में क्या अंतर है। दिस इज द फास्टेस्ट कार इन द शोरूम, तो नो अदर कार इन द शोरूम इज एज फास्ट एज दिस वन। द एलिफेंट इज द हैवीएस्ट लैंड एनिमल, जो एलिफेंट है वो हैवीएस्ट लैंड एनिमल है, यानी सबसे भारा जानवर है। तो नो अदर लैंड एनिमल, कोई भी स्थलीय जीव हाथी जितना भारी नहीं है, एज हैवी एज द एलिफेंट। अगले पे चलते हैं, टाइप टू। सुपरलेटिव को पॉजिटिव डिग्री में बदलना वेरी फ्यू करके। जैसे रिया इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास, रिया है वो क्लास की सबसे स्मार्ट लड़की है ना, वन ऑफ सबसे स्मार्ट लड़कियों में से एक लड़की है। तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि वेरी फ्यू गर्ल्स इन द क्लास आर एज स्मार्ट एज रिया, कि क्लास की बहुत कम लड़कियां रिया जितनी स्मार्ट है। द नाइल इज द वन ऑफ द सॉरी द नाइल इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, कि जो नाइल है वो दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक नदी है। तो अपन लिखेंगे कि वेरी फ्यू रिवर्स इन द वर्ल्ड is as long as Nile. Sorry, very few rivers in the world are as long as Nile. आगे चलते हैं। This is one of the most expensive phone in the market. ये मार्केट में सबसे महंगे फोनों में से एक फोन है। तो very few phones in the market are as expensive as this one. ठीक है, आगे चलते हैं। He is one of the best player in the team. वह टीम में के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। तो very few players in the team are as good as him.
आगे चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। टाइप थ्री क्या है कि नेगेटिव सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, जो नेगेटिव सुपरलेटिव डिग्री, उसको अपन पॉजिटिव डिग्री में बदल सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री कौन सी? बेस्ट डिग्री है ना, जो मतलब एकदम नॉर्मल होती है, उसको बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे समझो कि रिया इज नॉट द बेस्ट सिंगर इन द टीम, कि रिया है वो अपनी टीम की बेस्ट सिंगर नहीं है। रिया अपनी टीम की बेस्ट सिंगर नहीं है, इसका मतलब ये है कि कुछ और लोग हैं वो रिया से अच्छे सिंगर है। तो इसको अपन ऐसे बदल सकते हैं कि some other singers in the team are at least as good as रिया। समझ गए? सबसे बेस्ट नहीं है, इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग हैं जो रिया की तरह गा सकते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि some other singers in the team are at least as good as रिया। आगे चलते हैं, अगली सुपरलेटिव है दिस इज नॉट द मोस्ट यूजफुल ऐप ऑन द फोन, कि यह फोन का सबसे यूजफुल ऐप नहीं है। अब देखो, द मोस्ट ये तो आ गई सुपरलेटिव डिग्री, और ये नोट है, इसको इसने इस सुपरलेटिव डिग्री को नेगेटिव बना दिया है। तो अपन क्या लिखेंगे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए कि सम अदर ऐप ऑन द फोन आर एट लीस्ट एज यूजफुल एज दिस वन। मतलब ये फोन का सबसे यूजफुल ऐप नहीं है, इसका मतलब ये है कि फोन के कुछ और ऐप हैं जो इसके जितने के जितने यूजफुल है। आगे चलते हैं, ही इज नॉट द फास्टेस्ट रनर इन द क्लास, वह क्लास का सबसे तेज रनर नहीं है। इसका मतलब यह है कि some other runners in the class are at least as fast as he is। तो अपने को क्या करना है कि सम अदर को, है ना, सम अदर को, है ना, सम अदर को, मतलब जो, सॉरी, अपने को ये करना है कि जो नेगेटिव सुपरलेटिव है उसको बदल देना है सम अदर और एटलीस्ट एज में, है ना। ये दो चेंज करके आप इसको पॉजिटिव बना सकते हो। एक बार फिर से देख लो कि कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री हो और उसके साथ नेगेटिव हो, तो आपने को ये मतलब वो ये कहना चाहता है कि वो बंदा अपने उस क्लास में बेस्ट नहीं है। वो चाहे कोई क्लास हो, चाहे वो रनर हो, चाहे हाइट हो, कुछ भी हो, वो बेस्ट नहीं है। इसका मतलब वो टॉप पे नहीं है, इसका मतलब ये है कि बाकी लोग उसके बराबर के हैं। तो अपन अब जब अपने को पॉजिटिव सेंटेंस बनाना होगा और पॉजिटिव डिग्री के साथ बनाना होगा, तो अपन उन बाकी लोगों को उठाएंगे, है ना, उस प्रॉपर बंदे को छोड़ देंगे। समझ गए आप मेरी बात? जैसे यहाँ पर ने रिया को उठा के बात की, रिया इज नॉट द बेस्ट सिंगर इन द टीम, कि टीम के अंदर रिया है वो बेस्ट सिंगर नहीं है। इसका मतलब ये है कि टीम के कुछ बाकी और मेंबर्स ऐसे हैं जो रिया की जितना अच्छा गाते हैं। तो अब अपन उन बाकी लोगों को उठाएंगे। तो अपन ने क्या बोला? सम अदर सिंगर्स इन द टीम आर एटलीस्ट एज गुड एज रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री है ना, उसको कंपैरेटिव में कैसे बदला जाता है ना। चलिए, टाइप 1 है, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में बदलना यूजिंग एनी अदर। जैसे कि एनी अदर का यूज करके अपन सुपरलेटिव को किस में बदल देंगे? कंपैरेटिव में बदल देंगे। जैसे रोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, रोहन है जो क्लास का सबसे लंबा लड़का है। ठीक है, तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे कि रोहन इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अपन ने यहाँ तो ऐसे बोला कि रोहन क्लास का सबसे बड़ा लंबा लड़का है, अपने सुपरलेटिव डिग्री बताई, ऐसा बताया कि रोहन का एक ऐसा गुण है जो क्लास में और किसी में नहीं है, कि वो क्लास का सबसे लंबा लड़का है। लेकिन इसी सेंटेंस को अपन ने कंपैरेटिव डिग्री के साथ बना दिया। अपन ने बाकी लड़कों की हाइट के साथ रोहन की हाइट को कंपेयर कर दिया, और अपन ने ये बोल दिया कि रोहन है वो बाकी लड़कों से लंबा है। तो अपन क्या बोलेंगे? रोहन इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, कि रोहन है वो लंबा है क्लास के हर लड़के से। तो यहाँ पे अपन ने सुपरलेटिव को कंपैरेटिव बताने के लिए रोहन का कंपैरिजन कर दिया क्लास के बाकी सारे लड़कों के साथ। आगे चलते हैं, द चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, कि भाई चीता है वो दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी जानवर है। तो यहाँ तो अपन ने चीता का सबसे शानदार सबसे सुपरलेटिव गुण बता दिया कि वह सबसे तेज स्तनधारी है। अब अगर अपने को इसको कंपैरेटिव बनाना है, तो अपन चीता का कंपैरिजन कर देंगे बाकी सारे जानवरों के साथ। अपन क्या करेंगे? चीता इज फास्टर देन एनी अदर लैंड एनिमल, कि जो चीता है वो तेज है बाकी सारे स्तनधारियों से। एक तो अपन ने ऐसे बोला कि चीता है वो सबसे तेज स्तनधारी है, और एक अपन ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि जो चीता है वो बाकी स्तनधारियों से तेज है। दोनों का मतलब एक ही होता है, और अपने को करना भी यही है कि अपने को वाक्य को ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन उसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। आगे चलता है, देखो आपको पता है, अब जैसे आपने नोटिस किया होगा मेरे कपड़े वगैरह चेंज हो गए, तो इसका मतलब ये है कि आधी वीडियो मैंने कल बनाई थी, आधी मैं आज बना रहा हूँ। अब ऐसे बनाने में दिक्कत ये होती है कि कल था वो मेरे, हो सकता है मेरे एनर्जी का जो मेरे एनर्जी है, मेरे पढ़ाने का तरीका है, उसका लेवल थोड़ा ज्यादा हो, और हो सकता है आज थोड़ा कम हो, तो थोड़ा मिसमैच हो जाता है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना,
बाकी मैं कोशिश करता रहता हूँ, क्या क्योंकि त्योहार था इसलिए टाइम लग गया। आपको पता है कि मैं वैसे अपने माता पिता के एक ही लड़का हूँ, मतलब मेरे कोई भाई नहीं है, बहन है। भाई नहीं है तो घर के सारे काम बाहर के मेरे को करने पड़ते हैं। पिताजी आउट ऑफ इंडिया, तो इसलिए घर के सारे काम मेरे को करने पड़ते हैं। तो घर वाले हर चीज के लिए मेरे पर निर्भर है, जैसे मैं हर चीज के लिए उन पे निर्भर हूँ, वैसे वो बाहर के सारे कामों के लिए मेरे पे निर्भर है। तो मैं मेरे को बहुत सी चीजें मैनेज करके चलनी पड़ती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होगे। चलिए आगे चलते हैं, छोड़ते हैं इस कोने को। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। जो माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन है, जिसकी ऊंचाई करीबन 8,850 मीटर है। लेकिन लेकिन अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया के बाकी सारे जो भी माउंटेन्स है उनसे लंबा है, तो अपन कैसे बोलेंगे कि भाई साहब माउंट एवरेस्ट इज हाइयर, अब ये कंपैरेटिव डिग्री यूज ले ली अपन ने, देन एनी अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड। आगे चलते हैं। टाइप 2, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में बदलना यूजिंग देन मोस्ट अदर। कि सुपरलेटिव को अपन कंपैरेटिव में बदल देंगे, किसका यूज करके, देन मोस्ट अदर का। उदाहरण के तौर पे समझो, रिया इज द वन ऑफ रिया इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास। रिया है जो क्लास की सबसे स्मार्टेस्ट गर्ल है, स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास है। तो अपन कंपैरेटिव में बदलेंगे कि रिया इज स्मार्टर देन मोस्ट अदर गर्ल्स इन द क्लास। अपन ने एक बात तो ये लिख दी कि रिया है वो क्लास की सबसे स्मार्ट लड़कियों में से एक है। इसका मतलब ये है कि क्लास में कुछ लड़कियां ऐसी है जो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, और रिया उनमें से एक है। तो अपन ने एक सेंटेंस में तो ये बोल दिया कि रिया क्लास की सबसे स्मार्ट लड़कियों में से एक है। इसी सेंटेंस को अपन इस तरह से भी बोल सकते हैं कि रिया क्लास की ज्यादातर लड़कियों से स्मार्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो रिया इज स्मार्टर देन मोस्ट अदर गर्ल्स इन द क्लास, है ना। और आपकी वीडियो से अगर कोई शिकायत हो, आपको कुछ चीज की चेंज की जरूरत हो, जैसे कि मान लो मेरी आवाज धीरे आ रही हो या लाइटिंग थोड़ी सही नहीं लग रही हो, तो आप मेरे को बता सकते हो, है ना। ऐसे ही इम्प्रूवमेंट होगी, ऐसे ही धीरे धीरे चीजें चेंज होगी और सुधार होगा। क्योंकि आप मेरी पहली वीडियो देखो और आज की वीडियो देखो, दिन रात का अंतर है। कारण है आप लोगों ने फीडबैक दिया, मैंने लिया, और इसी तरह चैनल अपना आगे बढ़ता गया। अगला चलते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फोन्स इन द मार्केट। यह मार्केट के सबसे एक्सपेंसिव फोन में से एक फोन है। इसका मतलब यह है कि यह मार्केट के ज्यादातर फोनों से एक्सपेंसिव है। तो दिस फोन इज मोर एक्सपेंसिव, ये कंपैरेटिव डिग्री यूज ले लिया अपन ने यहाँ पे, है ना। दिस फोन इज मोर एक्सपेंसिव देन मोस्ट अदर फोन्स इन द मार्केट। आगे चलते हैं, अगला सुपरलेटिव देखते हैं। राहुल इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ऑन द टीम। राहुल है वो टीम के कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स में से एक है। इसका मतलब यह है कि राहुल ज्यादातर प्लेयर से स्ट्रॉन्ग है। तो कंपैरेटिव में अगर अपन इसको कंपैरेटिव बनाएंगे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि राहुल इज स्ट्रॉन्गर, है ना, स्ट्रॉन्गर देन मोस्ट अदर प्लेयर्स इन द टीम। अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है जो मेरे इस वीडियो के पीछे आ रहा है, आप इस पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है किड्स क्लासेस। आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट टाइप है। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ी शर्म कर लो, क्योंकि इस वीडियो में ही मैं शायद तुमको 5-6 बार बोल चुका हूँ। तो हाँ, समझ गए होगे। आगे चलते हैं। अब सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये चीज बहुत मुश्किल है अगर आप इसे ढंग से नहीं समझो तो, और बहुत आसान है अगर एक बार ध्यान से सुन लो तो। मेरे को नहीं पता बाकी टीचर इसको कैसे पढ़ाते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लोग गाना गाते हैं कि मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, कोई कहता है मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप मेरे पढ़ाने का तरीका देख सकते हैं। और वही बात है कि देखो, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन हर एक का पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, और हर एक बच्चे को हर टीचर का पढ़ाने का स्टाइल पसंद नहीं हो सकता। बहुत से बच्चे को मेरे पढ़ाने का स्टाइल पसंद है, और बहुत से को, अब देखो मेरे को तो कोई कहता नहीं है, लेकिन बहुत से को नहीं भी होगा। अगर मैं फिर से कर रहा हूँ, कुछ आपको चेंज की जरूरत है तो प्लीज डू टेल मी। आगे चलते हैं, बात करते हैं सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान टॉपिक है, मिनटों में क्लियर हो जाएगा। जिस तरह से मैंने ये समझा था उस तरह से मैं आपको समझाऊंगा। देखो, मैं यूट्यूब पे क्या डालता हूँ, मैं यूट्यूब पे वो चीज डालता हूँ जो मैं ढूंढता था। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं क्या ढूंढ रहा था, मेरे को क्या चीज यूट्यूब पे नहीं मिल रही थी, क्योंकि आपको पता है आजकल लगभग 100% चीजें
100% चीजें लोग अपने ऐप पे डालने लगे। इससे बहुत से बच्चे जो मार्केट में नहीं है, जिनको अभी तक ये भी नहीं पता कि यार कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सा टीचर अच्छा नहीं है, किस चीज को मेरे को ज्वाइन करना चाहिए, किस चीज को मेरे को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, वो बेचारे किसी एक ऐप को लेके उसमें फंस जाते हैं और उसी को फॉलो करना पड़ता है। जैसे मैं बताऊं, मेरी नज़र में, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बाकी टीचर्स की बता देता हूँ कि जो अपना जी हेल्प है, ठीक है, जी हेल्प जो कोचिंग है, उसका लिटरेचर बहुत अच्छा है। और जो अपनी जीत है, उसका ग्रामर बहुत अच्छा है। हाँ? अब मैं बात करता हूँ अपनी, ठीक है, मैं इनसे अपना कंपैरिजन नहीं कर रहा, ये मेरे से लाखों गुना बड़े हैं, है ना। मतलब ये साल में मेरे हिसाब से करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं किस में अच्छा हूँ। ग्रामर आपने मेरी देख ही ली, ठीक है, ग्रामर मेरे आपने मेरी देख ही ली। अब मैं आपको लिटरेचर दिखाऊंगा और मैं आपको वो चीजें दूंगा जो ये दोनों कोचिंग ही नहीं देती है, कोई नहीं देता है। आपको ग्रामर की मैराथन मिलेगी पेपर के पास, और आपको लिटरेचर की भी मैराथन मिलेगी, और टीचिंग मेथड की मैराथन पे काम चल रहा है, उसका आप इंतजार कीजिए। आगे चलते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊंगा। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? पानी पी लेते हैं। है? तो बात करते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। देखिए, सिंपल सेंटेंस का एक ही मतलब होता है। सिंपल सेंटेंस का मतलब ये है कि उस सेंटेंस में एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए, एक उसमें वर्ब होनी चाहिए। हाँ, यानी एक ही तो सब्जेक्ट होना चाहिए, एक ही उसमें वर्ब होनी चाहिए, और वो एक पूरा अर्थ प्रोवाइड करवाए आपको। ये क्या होगा? ये होगा सिंपल सेंटेंस। अब इस चीज को वो कितना ही घुमा के दे दे, आपको सिर्फ दो चीजें ढूंढनी है किसी भी वाक्य को सिंपल बनाने के लिए। एक तो उसका सब्जेक्ट, एक उसकी वर्ब। समझ गए? अब कैसे? उदाहरण से समझते हैं, पहले थोड़ा देख लो। देखो, ए सिंपल सेंटेंस कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लोज। एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। एक क्लोज का मतलब यही है कि उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक उसमें वर्ब होगी। जैसे देखो, वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का मतलब ये होता है ऐसी वर्ब जो आपको टेंस और टाइम बताए, है ना, और आपको नंबर बताए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है ना। और इट एक्सप्रेस ए कंप्लीट आइडिया, और उसमें कंप्लीट आइडिया हो, यानी वो अपने आप में पूरा अर्थ दे। जैसे सी सिंग्स ब्यूटीफुली, और वह बहुत अच्छा गाती है, वह बहुत अच्छा गाती है, अच्छा गाती है, ठीक है। अब एक चीज देखो, सी, ये क्या है? अपना सब्जेक्ट है, ठीक है। सिंग्स, अब देखो सिंग्स है, सिंग के आगे एस लगा हुआ है, मतलब ये बता रहा है कि अपना जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस के। इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब है। एक अपने को मिल गई फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो देखो, सब्जेक्ट भी मिल गया, फाइनाइट वर्ब भी मिल गई, और ये तो एडवर्ब है, ये जरूरी नहीं है, ये एडवर्ब है। तो अपने को सब्जेक्ट भी मिल गया, अपने को फाइनाइट वर्ब भी मिल गई, और ये अपने आप में पूरा आइडिया भी दे रहा है कि वह बहुत अच्छा गाती है। ये सेंटेंस अपने आप में अधूरा नहीं है, पूरा सेंटेंस है। अपने को पूरी बात पता चल गई, तो इसलिए अपने को पता चला कि हाँ, ये एक सिंपल सेंटेंस है। आगे चलते हैं। ही ओपनड द विंडो, उसने खिड़की खोल दी, उसने खिड़की खोल दी, है ना। तो ही अपना सब्जेक्ट आ गया। ओपनड, ओपनड यानी क्या है? ये पास्ट की फॉर्म है ओपनड। तो ही ओपनड, तो ये अपनी फाइनाइट वर्ब हो गई। द विंडो, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो, इसमें सब्जेक्ट भी आ गया, इसमें फाइनाइट वर्ब भी आ गई, और आपको ये भी समझ में आ गया कि हाँ, उसने खिड़की खोल दी। तो ये कंप्लीट आइडिया भी है, इसको और किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। तो ये क्या है? ये सिंपल सब्जेक्ट है। अगले वाला सेंटेंस देखो, थोड़ा ध्यान से समझो। इतना बड़ा सेंटेंस है, तो आप सोच रहे होगे कि ये किसी तरह से सिंपल तो नहीं हो सकता।
लेकिन ये सिंपल सेंटेंस ये समझो कैसे, है ना। वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को पार करते हुए, ठीक है। अब देखो आप सोच रहे होगे कि ये वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये है जिरेंड, है ना। ये जिरेंड है और ये फॉरेस्ट है, ठीक है। वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, ये तो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये जिरेंड नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सॉरी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। थ्रू द फॉरेस्ट, अब इसमें नया सब्जेक्ट है, नया वर्ब है। आपको कहीं भी वर्ब नहीं दिखेगी, ये वर्ब नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वॉकिंग थ्रू, ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये सिर्फ एक फ्रेज है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि न तो इसमें सब्जेक्ट है न इसमें वर्ब है। तो ये सिर्फ फ्रेज है, शब्दों का समूह है जो अपने आप में कोई मतलब नहीं देता। अब आगे देखो, आई फाउंड एन ओल्ड टेम्पल, मुझे एक पुराना मंदिर मिला। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है। फाउंड क्या है, फाउंड है कि मतलब ये वर्ब भी है और ये बता रही है कि ये पास्ट की वर्ब है ना। तो ये फाइनाइट वर्ब है ना। सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब होगी, तो ये अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस हो गया। ये चीज मायने नहीं रखती, ये सिर्फ आपको डराने के लिए दी हुई है। इसमें एक प्रेजेंट पार्टिसिपल दे दिया और उसके साथ एक दो शब्द और दे दिए, इसे बोलते हैं फ्रेज, है ना। फ्रेज बोलते हैं जो शब्दों का समूह होता है जो अपने आप में कोई मतलब नहीं देता, है ना। उसके लिए उसे एक पूरा सेंटेंस चाहिए साथ में, जो यहाँ पे है कि भाई मैं जब मतलब वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई फाउंड एन ओल्ड टेम्पल, कि जंगल से जाते हुए मुझे एक पुराना मंदिर मिला, है ना। तो सेंटेंस सिर्फ इतना है कि मुझे एक पुराना मंदिर मिला। ये क्या है, ये अपने आप में सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि अभी भी आपको दो चीजें ढूंढनी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और वो आपको यहाँ पे मिल गई, यहाँ आपको मिली नहीं वो, यहाँ वो आपको मिली नहीं। समझ गए, आगे चलते। डिस्पाइट बीइंग टायर्ड सी केप्ट वॉकिंग, अब देखो वही बात, डिस्पाइट बीइंग टायर्ड ये पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, थके हुए होने के बावजूद भी वह चलती रही। तो सीधी सी बात है, ये फिर से ये फ्रेज है, इस पे ध्यान मत दो, आगे ध्यान दो। सी केप्ट वॉकिंग, क्योंकि फ्रेज में न तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा न आपको वर्ब मिलेगी, और दोनों आपस में एग्री भी नहीं होंगे, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में अग्रीमेंट भी नहीं होगा, है ना। इसलिए तो सी केप्ट वॉकिंग का मतलब है, सी केप्ट वर्किंग का मतलब वह काम करती रही। तो ये रही आपकी सब्जेक्ट और ये रही आपकी फाइनाइट वर्ब। आगे चलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। आपने सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो दो सिंपल सेंटेंस मिलके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। एक कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंस होते हैं। उदाहरण के तौर पे समझ लो, एक खास बात और कि कंपाउंड होता क्या है। और हाँ, दो सेंटेंस भी है ना, दो सिंपल सेंटेंस होने चाहिए, यानी वो दोनों अपने आप में स्वतंत्र होने चाहिए, दोनों अपने आप में अलग अलग मतलब दे, एक दूसरे पे निर्भर ना हो, तभी वह कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। और अपने को कैसे पता चलेगा कि वो दो सेंटेंस एक दूसरे पे निर्भर नहीं है, वो इन सात शब्दों में से किसी एक शब्द से जुड़े होंगे। फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो। जब ये इन सात शब्दों से जुड़े हो, जिन्हें आप ट्रिक के माध्यम, ये मतलब फैन बॉयज ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये कंपाउंड सेंटेंस है। उदाहरण के तौर पे थोड़ा समझो, आई वॉन्टेड टू गो फॉर ए वॉक, है ना। मैं एक वॉक पे जाना चाहता था, मैं एक चहल मतलब मैं चहलकदमी के लिए जाना चाहता था, बट इट स्टार्टेड रेनिंग, लेकिन बारिश शुरू हो गई। तो आपको ये ध्यान करना है पहले तो कि क्या दो सेंटेंस है, तो अपन देखेंगे कि ये रहा सब्जेक्ट, ये रही इसकी वर्ब, है ना। तो एक सेंटेंस तो ये हो गया, और ये रहा सब्जेक्ट, ये रही इसकी वर्ब वर्ब। तो दो सेंटेंस तो हो गए, लेकिन क्या ये दोनों अपने आप में कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जुड़े हैं। तो देखो, बट इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड सेंटेंस। आगे चलते, सी स्टडीड हार्ड, है ना। उसने मेहनत की पढ़ाई में, मतलब वो मेहनत से पढ़ा। एंड सी ऑलवेज स्कोर्स गुड, और वह हमेशा अच्छे मार्क्स लाती है। तो देखो दो सेंटेंस हो गए, क्योंकि एक तो ये रहा सब्जेक्ट, एक ये रही वर्ब, है ना, और एक ये रहा सब्जेक्ट, और एक ये रही वर्ब, ठीक है। अब इन दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ कौन रहा है, इन दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ कौन रहा है, एंड। तो क्या एंड आपका कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है,
तो आप देखोगे कि फॉर एंड ये रहा, एंड आपका कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, इसका मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस है। आप अगर इस चीज को और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी कंजक्शन वाली वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने ये सारी चीजें एकदम डिटेल में समझा रखी है। ही डिडेंट कम टू पार्टी, वह पार्टी में नहीं आया, है ना। नोर डिड ही केम टू इन्फॉर्म, और न ही उसने इन्फॉर्म किया। तो ये नोर है ना, नोर ये क्या है, ये अपना कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेंटेंस मिलके एक कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं। आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है कि इसमें एक तो मेन क्लोज होता है, ठीक है, मेन क्लोज, जिसे आप इंडिपेंडेंट क्लोज भी कह सकते हैं, है ना, इंडिपेंडेंट क्लोज भी आप कह सकते हैं। तो मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज है। और दूसरा जो क्लोज होता है, मतलब एक तो होता है मतलब अपने आप में स्वतंत्र सेंटेंस, यानी जिसे किसी और की जरूरत नहीं, और दूसरा होता है एक ऐसा सेंटेंस या एक ऐसा क्लोज जो इस वाले क्लोज पे निर्भर होता है। उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के तौर पे समझो, एक बार फिर से समझो, देखो शायद मैंने बातों को थोड़ा घुमा दिया है, हो सकता है आपकी समझ में नहीं आई होगी, एक बार फिर से आराम से समझो। एक तो होता है स्वतंत्र क्लोज, है ना, जिसे किसी और की जरूरत नहीं है, जो अपने आप में पूरा अर्थ देता है। उसके साथ होता है एक सबऑर्डिनेटिव क्लोज, जो इस वाले मेन क्लोज पे है ना निर्भर रहता है। ये अपने आप में पूरा अंतर मतलब नहीं दे पाता, इसलिए ये अपने अर्थ के लिए इस पे निर्भर रहता है ना। इसलिए इसको तो बोलते हैं मेन क्लोज, क्योंकि ये अपना खुद का अर्थ दे पाता है। और इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिव क्लोज, यानी ये अपने आप का पूरा अर्थ नहीं दे पाता, अपना अर्थ देने के लिए ये मेन क्लोज पे निर्भर रहता है। समझ गए, आगे चलते हैं, है ना। अब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई साहब कौन सा, मतलब ये जो दो सेंटेंस है उनमें से एक मेन क्लोज है और दूसरा है वो कौन सा है, सबऑर्डिनेटिव क्लोज है। तो जो अपन ने फैन बॉयज याद किए थे ना, फैन बॉयज अभी थोड़ी देर पहले, है ना, ये 7 कंजक्शन थे, है ना। इनको छोड़ के कोई भी कंजक्शन आए, इनको छोड़ के कोई भी कंजक्शन आए भाई साहब, वो क्या होगा, वो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन ही होगा। इसका मतलब अगर ये वो 7 वाले कंजक्शन नहीं आए ना, कौन से, ये फॉर एंड नॉर बट और येट सो, अगर ये नहीं आए ना, इसका मतलब ये है कि 100% ये सबऑर्डिनेटिव क्लोज ही है ना। या ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, अगर आपको ये वाले दो सेंटेंस हो, सॉरी दो क्लोज हो, वो आपस में जुड़ रहे हो और इनमें से किसी एक से भी जुड़ रहे हो, या फैन बॉयज के अलावा वो किसी से भी जुड़ रहे हो, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गए। उदाहरण के तौर पे समझो, इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। वी स्टेड इंडोर, हम इंडोर ही रहे, है ना, हम कहाँ रहे, हम अंदर ही रहे, हम अंदर रहे, क्यों, क्योंकि बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो अब ये देखो बिकॉज, ये है सबऑर्डिनेटिव क्लोज, है ना, सबऑर्डिनेटिव क्लोज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेंटेंस कैसा हो गया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। आगे चलो, सी डिडेंट गो टू द पार्टी सिंस सी वाज सिक, तो यहाँ पे देखो सिंस आ गया है ना, इसका मतलब ये क्या है, ये सबऑर्डिनेटिव क्लोज है, और ये सारा सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, मैं तुम्हें फोन कर दूंगा जब मैं पहुंचूंगा। तो यहाँ भी देखो, व्हेन, व्हेन एक कंजक्शन है, व्हेन एक कंजक्शन है, और ये क्या है, ये है सबऑर्डिनेटिव क्लोज का कंजक्शन। इसलिए ये सारा सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो मैंने आपको कंपाउंड भी समझा दिया, आपको कॉम्प्लेक्स भी समझा दिया, और आपको सिंपल सेंटेंस भी समझा दिया। अब एक लफड़ा और होता है, जो होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कौन सी चिड़िया होती है, इससे ज्यादा सवाल नहीं आते, लेकिन अब इतनी दूर आ ही गए हो तो ये भी समझ लो। पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। सीधी सी बात है, इसमें कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन भी होता है और सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन भी होता है। यानी इसमें दो क्लोज तो होते हैं, वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, यानी ये कंपाउंड सेंटेंस के भी गुण रखता है। फिर एक या एक से ज्यादा ऐसे क्लोज भी होते हैं जो उन दो इंडिपेंडेंस क्लोज पे निर्भर रहते हैं, है ना। जैसे देखो, ये पढ़ो, पहले इतना पढ़ो,
वी वेंट आउट, हम बाहर गए, एंड वी इंजॉयड द मूवी, हम बाहर गए और हमने मूवी देखी। तो आपने ये देखा, ये क्या है सर? ये तो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, इसका मतलब ये कंपाउंड वाक्य है, कंपाउंड वाक्य। लेकिन अब पहले चलो, ऑल्दो इट वाज रेन, ये क्या गया सर? ये तो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स भी हो गया। तो जब आपको दोनों चीज दिखाई दे तो आपको समझ लेना है ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बाकी तीन भी उदाहरण है, आप पढ़ सकते हो। इसमें मैं ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इससे सवाल नहीं आते, लेकिन अगर भी भूले भटके कोई सवाल आ जाए तो आपको पता होगा। आगे चलते हैं, हाँ? बात करते हैं सिंपल की, है ना। पहला रूल है कि सिंपल को कंपाउंड सेंटेंस में बदलना। जो अपना सिंपल सेंटेंस है उसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना। और कैसे बदलेंगे? फोर एंड नोर बट और येट सो का यूज करके। कैसे? देखो, अपना पहला सेंटेंस है बीइंग टायर्ड ही वेंट टू बेड अर्ली। वह थका हुआ था इसलिए वह जल्दी सोने चला गया। तो ये तो हो गई फ्रेज, और ये हो गया अपना सिंपल सेंटेंस, है ना। अब इसको आप कैसे कंपाउंड बना सकते हो? तो बीइंग टायर्ड, वह थका हुआ था, इसका मतलब ही वाज टायर्ड सो ही वेंट अर्ली टू बेड, इसलिए वह जल्दी सोने चला गया। तो इसलिए आपने इस वाक्य के दो टुकड़े किए, दोनों को अपने अपने सब्जेक्ट दिए, अपने अपने वर्ब दी, और इनको जोड़ दिया किससे? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से, यानी फैन बॉयज से। बस इस चीज का ध्यान रखना, ये याद कर लेना, साथ सब आपको आ जाएगा। ये क्या है? फॉर एंड, ठीक है, नॉर, बट, और येट, और सो। ये सात शब्द याद रख लेना, आपको सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस में कभी दिक्कत नहीं होगी। इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज ऑनेस्ट। गरीब होने के बावजूद भी वह ईमानदार है। तो यार, गरीब होते ही आदमी झूठा थोड़ी हो जाता है। मतलब इतने ये शौक से कहते हैं किसी चीज को, इतने मतलब सरप्राइज के साथ बोलते हैं ऐसी चीजों को। तो आप ऐसे बना सकते हो कि ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। मतलब पहले सेंटेंस ये था कि गरीब होने के बावजूद भी वह ईमानदार है, लेकिन आप ऐसे बोल सकते हो कि ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। आगे चलते हैं। टू विन द प्राइज ही वर्कड हार्ड। प्राइज जीतने के लिए उसने बहुत मेहनत की। तो देखो, ही वांटेड टू विन द प्राइज सो ही वर्कड हार्ड। वह प्राइज जीतना चाहता था इसलिए उसने मेहनत की, है ना। सीधी सी बात है, आपको बस फैन बॉयज यूज करना आना चाहिए, है ना। और ये कैसे यूज करने हैं ये आप अपनी कंजक्शन वाली वीडियो में अच्छे से जान सकते हो, है ना। कंजक्शन वाली वीडियो देखो, प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने सारे टॉपिक सीक्वेंस से पढ़ा रखे हैं। जाओ, पढ़ो, इंग्लिश को सीखो और अपना सिलेक्शन लो, है ना। ही ओपन द डोर क्वाइटली टू अवॉइड वॉकिंग द बेबी, है ना, वेकिंग द बेबी। उसने दरवाजा धीरे से खोला क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बच्चा जाग जाए। तो ही वांटेड टू अवॉइड टू वेकिंग द बेबी, वह चाहता था कि बच्चा ना जगे, इसलिए सो ही ओपन द डोर क्वाइटली, इसलिए उसने उसने दरवाजा है वो धीरे से खोला। विदाउट वेस्टिंग टाइम सी स्टार्टेड स्टडी। विदाउट वेस्टिंग टाइम सी स्टार्टेड स्टडी। बिना वक्त बर्बाद किए उसने पढ़ना शुरू किया। तो सी डिडंट वेस्ट टाइम एंड स्टार्टेड स्टडी। तो उसने टाइम वेस्ट नहीं किया और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं कि एक नाउन क्लोज ऐड कर देना। जैसे नाउन क्लोज क्या होता है? एक सेंटेंस में नाउन का काम क्या होता है? या तो वो सब्जेक्ट होता है या वो ऑब्जेक्ट होता है। एक सेंटेंस में नाउन का इतना ही काम होता है। तो अगर कोई फ्रेज, कोई शब्दों का समूह है, या तो वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है या वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, है ना। तो वो क्या होगा? वो नाउन क्लोज होगा। और इन सारे शब्दों से भी आप नाउन क्लोज को पहचान सकते हो। जैसे you take a simple sentence and replace a word or phrase with a noun clause, है ना। this add dependent clause making the sentence complex। तो सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाने का देखो उदाहरण से समझ लेते हैं, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। क्या हो गया? चलिए भाई साहब, हाँ, जैसे देखो, ही नोज द आंसर, है ना। ही नोज द आंसर। अब जैसे सिंपल सेंटेंस ये आ गया कि उसको उत्तर पता है ना।
तो आप क्या करोगे? ही नोज दैट सी इज राइट। एक सेकेंड, आई वॉन्ट सक्सेस। ये वाला छोड़ो थोड़ा, ये वाला आप छोड़ो एक बार, ये देखो, आई वॉन्ट सक्सेस, मुझे सक्सेस चाहिए, है ना? तो अब आप इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे बना सकते हो? आई वॉन्ट, अब ये ऑब्जेक्ट है ना सक्सेस, इसको आप चेंज कर दो केस में, दैट आई शुड सक्सीड। अब एक क्लोज अपनी तरफ से ऐड करना होगा आपको कि मैं सक्सेस होना चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि मैं सक्सेस होना चाहिए, है ना? मैं सक्सेस हो जाऊं, या मैं सक्सेस हो जाऊं, मैं ये चाहता हूं कि मैं सक्सेस हो जाऊं, है ना? तो इस तरह से भी आप सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदल सकते हैं। देखो, इसके लिए आपको पीछे के सारे टॉपिक आने चाहिए, है ना? सीधे ये नहीं है कि आपने ये सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पे कूद गए, आज से पहले आपने कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं और आप इसको कर लोगे, किसी भी हालात में नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको सारे तो पार्ट ऑफ स्पीच आने चाहिए, और उसके बाद ये टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारे आने चाहिए, क्योंकि जब ये आप सब कुछ पढ़ के आओगे तो आपके इंग्लिश की जो सेंस है वो डेवलप होगा। शी टोल्ड मी द टाइम, उसने मेरे को टाइम बताया, है ना? तो शी टोल्ड मी व्हेन आई शुड अराइव, तो उसने ये बताया कि मेरे को कब आना चाहिए। देखो, ये सारे आपको ना उदाहरण में मिल जाएंगे, जब आप सवाल करोगे ना, उदाहरण नहीं, सॉरी, जो ऑप्शंस हो गया ना, ऑप्शंस, उसमें मिल जाएंगे। बस आपको तो ये चूज करना है कि कौन सा उसमें राइट है। आगे चलते हैं। दे डिस्कस द प्लान, है ना? तो दे डिस्कस व्हाट दे शुड डू नेक्स्ट। तो देखो, द प्लान को अपन ने चेंज किस में कर दिया? व्हाट दे वुड डू नेक्स्ट में, ये अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए, है ना? तो इस देखो, आपको ये खुद से नहीं बनाना, आपको ये ऑप्शन में दिए हुए होंगे, आपको सिर्फ चूज करना है कि सही कौन सा है ना? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब सिंपल को अपन कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, तो ये जो नाउन है ना, इसको अपन नाउन क्लोज में भी बदल सकते हैं। और ये रहा नाउन क्लोज, व्हाट दे शुड डू नेक्स्ट, उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो उन्हें आगे क्या करना चाहिए, ये क्या है? ये प्लान ही तो है। तो आपने इसको क्या बदल दिया? वन वर्ड में बदल दिया, वन वर्ड में बदल दिया ना। यानी अगर आप इसको एक वर्ड में कहना चाहो तो ये प्लान ही तो हुआ। तो इस तरह से काम करना है आपको। वी हियर्ड अ नॉइज, हमने एक नॉइज सुनी, है ना? तो वी हियर्ड दैट समवन वाज नॉकिंग, कि कोई खड़खड़ा रहा था या कोई दरवाजा बजा रहा होगा, है ना? तो ये सारी चीजें आपको ऑप्शन में देख के समझनी होगी। ये आप सीधे नहीं कर सकते, लेकिन जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। आगे चलते, एग्जेक्टिव क्लोज। एग्जेक्टिव क्लोज क्या होता है कि एग्जेक्टिव क्या काम करता है? किसी नाउन को डिस्क्राइब करने का। तो एग्जेक्टिव क्लोज है वो क्या करेगा? वो किसी नाउन को ही डिस्क्राइब करेगा और ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा, है ना? इससे भी शुरू हो सकता है हु, हुज, विच, दैट, वर और व्हेन से। जैसे उदाहरण से समझो, आई सॉ ए मैन विथ ए बियर्ड, मैंने एक आदमी को देखा जिसके दाढ़ी थी, है ना? तो आप कैसे करोगे? आई सॉ ए मैन हु हैड ए बियर्ड, जिसके एक दाढ़ी थी। आई सॉ ए मैन हु हैड ए बियर्ड, है ना? मैंने एक आदमी को देखा दाढ़ी के साथ, है ना? और आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, मैंने एक आदमी को देखा जिसके एक दाढ़ी थी, है ना? बस सेंटेंस को लंबा खींचना है। द गर्ल इन द रेड ड्रेस, है ना, इज माई सिस्टर। देखो, आपको ऑप्शन में वो सब बना के देगा, आपको सिर्फ पहचानना है ना? आपको सिर्फ पहचानना है, और पहचानना भी ये है कि जो चार ऑप्शन देगा ना, उसमें आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचानना आना चाहिए, क्योंकि बाकी वो सब गलत ही बना के देगा। आपको ग्रामर पता होनी चाहिए कि हाँ यार, ये सेंटेंस सही कैसे होगा, और आपको ये सारा सीक्वेंस पता होना चाहिए। बाकी आपको खुद से कुछ नहीं बनाना वहां पे, है ना? तो ये मत छोड़ो, ये मत सोचो और ये सोच के टेंशन मत लो कि मैं यार ये वाक्य कैसे जोड़ूंगा, मैं कैसे ये सब खुद से बनाऊंगा। ये आपको कुछ नहीं करना, वो सब कुछ आपको बना के देगा, है ना? द गर्ल इन द रेड ड्रेस इज माई सिस्टर, है ना? तो द गर्ल हु इज वेयरिंग ए रेड ड्रेस इज माई सिस्टर। तो गर्ल इन द रेड ड्रेस इज माई सिस्टर, जिस लड़की ने लाल ड्रेस पहनी है वो मेरी बहन है। एक तो ऐसे बोल सकते हो, एक ऐसे बोल सकते हो, वह लड़की जिसने लाल ड्रेस पहनी है वो मेरी बहन है ना? यहाँ पे तो ये है कि लाल ड्रेस वाली लड़की मेरी बहन है, और यहाँ पे ये है कि वह लड़की जिसने लाल ड्रेस पहनी है वह मेरी बहन है। वी फाउंड ए हाउस नियर द लेक, हमें तालाब के पास एक घर मिला है ना? तो वी फाउंड ए हाउस विच इज नियर द लेक, हमें घर मिला है जो तालाब के पास है।
है ना। तो ऐसी सेंटेंस को लंबा खींचना है बस, है ना। एग्जेक्टिव क्लोज डाल, एग्जेक्टिव क्लोज क्या होता है, ऐसा क्लोज, ऐसा वाक्य जो नाउन को और ज्यादा डिस्क्राइब करे। तो यहाँ पे ये हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है ना, हाउस की आपको पोजीशन बता रहा है कि जो लेक के पास है। द स्टूडेंट विथ गुड हैंड राइटिंग वॉन द प्राइज, कि अच्छी हैंड राइटिंग वाला स्टूडेंट है उसने प्राइज जीत लिया, है ना। तो द स्टूडेंट हु हैज द गुड हैंड राइटिंग, हु हैज गुड हैंड राइटिंग वॉन द प्राइज। आगे चलते हैं, एडवर्ब क्लोज ऐड करके वही सिंपल चीज है कि he ran to catch the train, he ran so that he could catch the train, वही बात है। After finishing his work he went to home, after he finished his work he went to home, है ना। she cried because of the pain, वह दर्द से रो पड़ी, है ना। she cried because she was in pain, वह रो पड़ी क्योंकि वह दर्द में थी। on seeing the snake they screamed, सांप देखने पे वह चिल्लाए। तो when they saw the snake they screamed, जब उन्होंने सांप देखा तो वह चिल्लाए। बिफोर स्लीपिंग ही स्विच ऑफ द लाइट्स, सोने से पहले उसने लाइट बंद कर दी। बिफोर ही स्लेप्ट, जब मतलब सोने से पहले, ही स्विच ऑफ द लाइट्स, उसने सारी लाइटें बंद कर दी। अब देखो अपन ने अभी तक सीखा सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलना, अब अपन सीखेंगे कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में बदलना। जैसे कंपाउंड सेंटेंस है, ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था। अब देखो ये क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, फैन बॉयज में से। ही वेंट टू बेड अर्ली, वह थका हुआ था इसलिए वह सोने चला गया। तो ही वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज ही वाज टायर्ड, ही वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज ही वाज टायर्ड। अब यहाँ उसने क्या यूज ले लिया, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी। आई विल कॉल यू एंड वी विल गो टुगेदर, मैं तुम्हें फोन करूंगा और हम साथ चलेंगे। तो आई विल कॉल यू सो दैट वी कैन गो टुगेदर, और मैं तुम्हें कॉल करूंगा इसलिए क्योंकि हम साथ चलेंगे। तो यही बात है कि बस ये चेंज कर रहा है, वो कंजक्शन चेंज कर रहा है, वो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन से कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन यूज कर रहा है ना। वो फैन बॉयज है ना, इसको हटा के बाकी कोई भी कंजक्शन यूज कर रहा है। समझ गए, आगे चलते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है क्या। चल तो रही है, ठीक है। सही आ रहा हूँ क्या मैं, बाल बूल सही है, ठीक है भाई सब सही। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, उसने मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही इज फेल्ड, उसने मेहनत की लेकिन वह फेल हो गया। बस यही बात है कि वो जो फैन बॉयज है उसको बस चेंज कर रहा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी शानदार सी टेस्ट सीरीज है जो आपको अपने ऐप किड्स क्लासेस पे मिलेगी। और ये ऐप आपको कहाँ पे मिलेगा, ये ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर पे, है ना। तो इसी के साथ अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और आपको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन भी पूरा पढ़ा दिया, मैंने आपको सारी ग्रामर पढ़ा दी है, शुरू से लेके आगे तक मैंने आपको सारी ग्रामर पढ़ा दी है। एक चीज रह गई है जो मैं भूल गया था, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। तो वैसे तो वो मेरा पढ़ाया हुआ है, इस चैनल पे आप जाओगे ना तो मैंने रीट के एग्जाम के समय पढ़ाया था, है ना। रीट के एग्जाम के समय मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था, तो वो पढ़ लेना आप लोग। लेकिन अगर आप चाहो कि मैं आपको फिर से पढ़ाऊं तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा, डरो मत, है ना। लेकिन अभी मैं जो आपकी टीचिंग मेथड है उस पर मेहनत कर रहा हूँ, तो आप उसके लिए टीको, है ना। वो देखो पूरी मैराथन आएगी जिसमें अपन डिटेल से टीचिंग मेथड पढ़ेंगे, एक भी परसेंट बाहर नहीं आएगा, गारंटी लेता हूँ मैं टीचिंग मेथड से, है ना। तो इसी के साथ इस प्यारी सी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होगे, तैयारी कर रहे होगे। तो टाटा बाय बाय।